अस्सलाम वालेकुम। 365 न्यूज राइज एंड शाइन की तरह आप भी फौरन जो है राइज कर जाएं। नो वीकेंड के बाद वैसे इस मंडे जो है ना मुझे लगता है सबसे मुश्किल दिन होता है हफ्ते का, क्योंकि नींद आ रही होती है, नींद आ रही होती है, उठा नहीं जा रहा होता है। रात को लोग जरा अपना कुछ वीकेंड गुजारते हैं, थोड़ा चेंज हो जाता है, 2 दिन में रूटीन चेंज हो जाता है आपका। उसके बाद मंडे हमेशा जो होता है ना आपकी ना साइकिल खराब हो जाती है, लेकिन स्टिल हम भी सुबह उठ गए तो आप भी उठ जाए। एनर्जी वैसी है, बिल्कुल देख रहे हैं आप। अच्छा नादिया, आप बड़ी क्या पहना आपने, ग्रेसफुल लग रही है भाई, जबरदस्त लग रही हैं आप। ये मैंने ईद पे पहनना था। हाँ। अच्छा ये फर्शी शलवार, ये वही है। हाँ जी। तो क्या हुआ था उसका, उस दिन तो पहना था। वो फिर मैं वो चलेगी ना कतर, को कह रही हूँ कतर चलेगी। तो कतर में अब क्या, मैं फर्शी शलवार पहन के घसर मॉल में घूमती, फिर मैंने नहीं पहना, मैंने यहीं छोड़ दिया। और मैंने कहा राइज एंड शाइन में ईद मुबारक, मैं मतलब ईद वाला ड्रेस पहन के आ जाऊंगी। मैंने भी सोचा कि यार मैं ये व्हाइट पहन लूं, कुछ तो जरा सा है ना, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पा रही थी। फिर मैंने अपने आप को बोला कि मैं मॉडर्न कुड़ियां मॉर्निंग शो करन चलनी है, और उठ गई। सही है। तो हसन है ये मैं तारुफ करा दूं, सुहेब हसन है, कमाल के एंकर, बहुत अच्छा बोलते। जहाँ मैं फंस जाती हूँ वहाँ ये संभाल लेते हैं। मैं नादिया खान। नहीं आपकी क्या बात है यार, ये आपका मुकाबला कोई है। आप तो फिर आप है ना। अच्छा तो खैर अब कुछ शो के बारे में बताते हैं। हम PSL की बात करेंगे। अच्छे मैचेस हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बन रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी दोबारा। अच्छा वो जो आप कह रही थी ना एंथम सबने बनाए अपने, मैंने देखे खास तौर पे जाके, मुझे ज़ल्मी का इतना जबरदस्त लगा। मतलब वो उसमें एक फील था। वो आपने देखी थी चक दे, शाहरुख खान की मूवी। उसमें शाहरुख खान एक मोटिवेशनल स्पीच देता है कि आज खेलो और ये करो वो करो। तो उसमें मायरा खान है जो ये काम कर रही है। हाँ, वो हमेशा मैं खाली इस टीम को ही सपोर्ट करती हूँ। हाँ, तो मायरा खान कर रही है, तो उसमें बीच बीच में उनके चंक्स भी आ रहे हैं कि आज तुम्हारा ये है, तुम हारते रहे हो, आज 10वां एडिशन है। तो उन्होंने जरा मायरा खान शाहरुख खान बन गई। हाँ, वो शाहरुख खान बन गई। अरे वाह, अरे वाह। पीछे ना शर्ट भी उसने पहनी हुई थी। आजकल मतलब उनको शाहरुख खान बहुत शदीद याद आ रहे हैं। शर्ट पे भी शाहरुख खान पहना हुआ था, और वो एक्टिंग भी शाहरुख खान ये भी कर रही है। बड़ा अच्छा साथ रहा, इतनी अच्छी फिल्म दोनों ने साथ की, आई थिंक। तो और कुछ वाइब है भी, कुछ अजीब सी वाइब इस वक्त चल रही है। आई टेल यू समथिंग कि ये फवाद की फिल्म का वहाँ रिलीज होना, उनकी एक फिल्म हमारे यहाँ आई है, हालांकि पंजाबी सिख सब्जेक्ट पे फिल्म है, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन एंड इट्स रिलीज्ड ऑलरेडी इन पाकिस्तान। और उनके एक्टर्स का पाकिस्तानी एक्टर्स को अब जरा डाइजेस्ट भी करना, यानी ये बयानात भी उनकी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। सुष्मिता सेन, सनी देओल, दे आर ऑल सपोर्टिंग कि जी फवाद की फिल्म यहाँ लगनी चाहिए। और ये आर्ट में बॉर्डर पॉलिटिक्स कहाँ से, क्यों? बिल्कुल समथिंग इज ब्रूइंग, आई एम फॉर श्योर। बिल्कुल ऐसी है। तो आज के शो में जल्दी से हम बताए थे PSL की बात होगी। उसके बाद हम हमारे एक हीरो जिन्होंने स्क्वैश में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, 23 चैंपियन बने। हाँ जी, उनसे हमारी बात होगी। अच्छा फिर उसके बाद जरा सैड स्टोरी भी है कि ईरान में एक वाकया हुआ, दिलखराश वाकया, उसकी भी हम बात करेंगे। 8 मजदूरों की जान ले ली गई। फिर हम गोल्ड प्राइसेस की बात करेंगे, ये तो खवातीन का इंटरेस्ट का बिल्कुल। और जो केसेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में फिर से पोलियो का, और कराची में जो नंबर्स हैं आप हैरान हो जाएंगे, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा मलेरिया के भी केसेस बढ़ रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड व्हाई एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, व्हाई। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट बहुत होता है एस्ट्रोलॉजी में। कुछ तो खैर बिल्कुल ही फैनेटिक हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, वो नहीं, लेकिन आप हल्की फुल्की बात करें ये हाँ बस इंटरेस्ट के लिए। लेकिन ऐसे नहीं कि मेरे साथ क्या होना चाहिए। आप जनरल बात करें तो ये कि ये साल अब तक जो है ये कैसा गुजरा है, आगे जो पॉलिटिकल और दुनिया के हालात हैं, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ये कैसा रहेगा साल हमारे लिए, जनरल बात। बहुत से एस्ट्रोलॉजर आपने देखा ना, वो वाली बातें कर रहे होते हैं कि भाई ये तो पता है हमें, लेकिन वो ये हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो भाई ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे, अक्सर वो उस तरफ निकल जाते हैं। आप सुबह शुरू हो जाता है, और आप एस्ट्रोलॉजी आप अपना देख रहे हैं, क्या कहते हैं जाइचा या कुछ भी, और उसमें आ रहा है जी आप पे कोई जादू कर रहा है, बस आज अब आप बीमार हो जाएंगे। अब आप बीमार इसलिए क्योंकि कोई जादू कर रहा है, आपका दिमाग खराब कर देता है ऐसी बातें, एंड यू एक्चुअली गेट सिक। आपको लगता है बीमार हो रहे, बस मेरे पे जादू हो रहा है, मेरे पे जादू हो रहा है। ये इसलिए ये इस तरह की जो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस है ना, सुपरस्टिशंस, ऑब्सेशन, ये गलत है। अच्छा तो ये हमारी बात होगी, हमने बता दिया कि क्या क्या करना है, तो आपने कहीं जाना नहीं है, देखते रहना है। राइज एंड शाइन बड़ा जबरदस्त शो होने जा रहा है। PSL से आगाज करते हैं। जो शो खरोश बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा, मैचेस हो रहे हैं, रिकॉर्ड नए अपसेट्स भी हो रहे हैं। साइम अयूब जिनको लोग देखना चाहते थे, और कैसे वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था जब वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए, इंजर्ड हो गए थे। हाँ, साइम अयूब बड़ी फॉर्म में, लेकिन दोबारा वो PSL में आए, उन्होंने अच्छे 50 रन भी किए हैं। इसके साथ साथ फखर जमान जो कि मैच विनर है हमारे, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। तो अभी इवनली पॉइज चल रहे हैं मैचेस।
यानी कि अगर एक टीम हारी है लाहौर के अंदर, एक मैच हार गई है, दूसरा मैच जीत गई है, पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया, ग्लैडिएटर्स फिर उनसे हार गए, तो ये मामला चल रहे हैं। अब ये ज़ुहैब तो परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, मैंने तो देखा लॉन्चिंग सेरेमनी वो कैसी थी, मेरा तो ध्यान उधर था भाई एंटरटेनमेंट पे। और क्योंकि लॉन्चिंग आपके सब देख रहे होते हैं कि यार, उससे पता चलता है कि भाई अमीरों वाली पीएसएल होने वाली है या गरीबों वाली पीएसएल, तो बिल्कुल लगा कि अमीरों वाली ही है। अच्छा इवेंट था, अच्छी लॉन्चिंग थी, फायरवर्क्स वाज वेरी नाइस, और परफॉर्मेंस भी जो हुई है वो भी बड़ा मजे कर रहा अच्छी सब थी। पाकिस्तानी अच्छी आर्टिस्ट। थी, not bad, तो very हम good। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल गफ्फार, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। गफ्फार भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कैसा आपको अभी तक जो मैचेस जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं मैचेस? अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है? कौन सी टीम कमबैक करती हुई नजर आ रही है आपको? कमबैक, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब और नादिया। सबसे पहले आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और एक कहते हैं ना, एक छोटा सा एतराफ़ के नादिया खान साहिबा का, मैं साहिबा का बहुत बड़ा फैन, और खासतौर पर मुझे बस एक फरमाइश करनी है। नादिया साहिबा, आप जो मॉर्निंग शो में बड़े अच्छे बर्थडे विश करती थी, वो दोबारा शुरू कर दें, हम उसको बड़े शौक से देखते थे। और इसके जरूर जरूर प्लीज आप इदारे से जरा कांटेक्ट करें और पूछें यहाँ, क्योंकि न्यूज़ का चैनल है ना, जरा थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। फिर वो आप देखेंगे, हैप्पी टू यू। फिर हम दोनों कर रहे होंगे। थोड़ा सा वैसे कोई हर्ज नहीं है कि थैंक यू, बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू। बेहतरीन। हाँ तो बताइए भाई, मैं भी बात करूंगी। हाँ, नादिया का तो जबरदस्त कमबैक, क्या कह लें, वो तो खैर इन थी ही, सब पसंद कर रहे थे, लेकिन अलग अंदाज में कमबैक नादिया खान ने भी किया। हाँ, कौन सी टीम कमबैक कर रही है? और खुशी के साथ, आई लव दिस कंटेंट, बड़ा मजा आ रहा है, और मैं क्रिकेट के बारे में सीख रही हूँ। हाँ। आप आज कुछ बताएं कि मैं और समझदार हो जाऊं। सही। जी देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग ऐसे वक्त में आया है नादिया और ज़ुहैब, जब पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रही थी और थोड़ी मायूसी थी। तो ये हमारी अपनी लीग है, हमारे अपने प्लेयर्स हैं, और यकीन तौर पर जैसे जैसे मुझे लगता है कि आगे मैच जाएंगे, जैसे कराची मैच जीता, आई थिंक ऐसे मैच 2-3 और हो जाएंगे तो टूर्नामेंट में और जान पड़ जाएगी। गो के पिंडी में मैचेस में क्राउड ज्यादा आ रहा है। आज पेशावर और पिंडी का मैच है, पिंडी वालों का अपने ग्राउंड पे मैच है, पेशावर वाले पहुंच जाते हैं पिंडी, तो बहुत मजा आएगा। बट आई थिंक गुड टू सी कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अच्छे तरीके से शुरू हुई है। अभी 4 में से 3 मैचेस तो एकतरफा रहे, जो कि मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि चलें थोड़ा कंपेटिटिवनेस रहेगी तो मजा आता है। बट आई थिंक जो कराची का मैच था, 235 उन्होंने जीत की है, और ये बहुत जरूरी था कि कराची और कोयटा अच्छा आगाज करें, बिकॉज पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर तो चले पहुंच ही जाते हैं प्लेऑफ में, बट कराची कोयटा की थोड़ी स्ट्रगल रही है, और इसी तरह लाहौर की भी। तो गुड टू सी कि जैसे आपने कहा कि तमाम टीमों ने ज़ल्मी के अलावा या तो मैच जीता है या हारा है, तो एक पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, कंपेटिटिवनेस है थोड़ा सा। और ज़ल्मी की वैसे टीम तो बड़ी स्ट्रांग है, ज़ल्मी की टीम स्ट्रांग है, लेकिन वो राइवलरी जो होती है ना नादिया, हर मैच में या फिर टूर्नामेंट में अगर एक राइवलरी बन जाए टीम्स के दरमियान, तो वो भी हाइप देती है। तो हमने वो देखा कि मोहम्मद आमिर और वो आपने देखा ना साइम अयूब और बाबर आजम के दरमियान जो एक चल रहा है मामला। जी बिल्कुल, लेकिन मैंने ज़ुहैब उस पर ट्वीट भी किया कि मोहम्मद आमिर सारा गुस्सा बेचारे पाकिस्तानी प्लेयर्स पे दिखा रहे हैं। कभी वो बाबर आजम को पूरी मार देते हैं, कभी मोहम्मद हारिस, कभी साइम, इसी तरह कल कोयटा ग्लैडिएटर्स, सॉरी मुल्तान के मैच में भी। बट जब कल उनको सैम बिनिंग से चौके छक्के लगाए तो हंस रहे थे। मैंने थोड़ा ट्वीट भी किया, मैं कहा आमिर भाई थोड़ा गुस्सा तरह फॉरेन प्लेयर्स को भी दिखाएं, सारा गुस्सा हमारे प्लेयर्स पे लगा हुआ है। लेकिन बहरहाल लीग के लिए बहुत अच्छा है, लीग के लिए बहुत अच्छा है। किस तरह के कंपेटिटिवनेस, जब खिलाड़ी गुस्से में होते हैं, जोश में होते हैं, दैट्स ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, कि आप पैशन से खेलते हो, अपनी टीम के लिए जान लगाते हो, तो अच्छा लग रहा है कि जो डेडिकेशन लेवल है बड़ा जबरदस्त है। और उम्मीद ये करते हैं कि आगे चल के भी इसी तरह के मैचेस हो, जैसे आपने देख कहा ना, ये बहुत जरूरी है कि तमाम टीमें रेस में रहें। आपको याद है कुछ सीजन में ऐसा हुआ था कि कराची 9 के 9 मैच हार गई, फिर कोयटा की स्ट्रगल रही, तो फिर वो 2 टीमें, यानी कराची सबसे बड़ा शहर, तो वो इतना बड़ा इंटरेस्ट ही वहां से जो है ना वो बिल्कुल फेड आउट हो जाता है। तो गुड टू सी अ वेरी कंपेटिटिव स्टार्ट ऑफ द पीएसएल 10। अच्छा अब्दुल गफ्फार भाई, बताइएगा कि ये जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी ये कैसी थी, और कितने लोग एक्चुअली स्टेडियम में आए हुए थे देखने के लिए लॉन्चिंग? देखिए, मुझे नादिया सबसे अच्छी चीज ये लगी कि कोई तकरीर नहीं थी, यानी कि लंबी लंबी तकरीरें करके बोर कर देते हैं कभी कभी इस तरह की सेरेमनी में। बहुत अच्छी तकरीर रही, और पूरा पूरा पैक्ड हाउस था। बस मुझे एक कमी लगी, शायद नादिया भी इससे एग्री करेंगी, कि अबरारुल हक जो है ना वो मौजूद थे। इनसे 2-3 गाने और गवाने थे, बड़े अरसे बाद हमें वो नजर आए थे, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। बट ओवरऑल एक ही गा लिया बहुत है अबरारुल हक से। नहीं अभी भूले नहीं है लोग। लेकिन चले, अच्छा ही वाज देयर, ही परफॉर्म, अली जफर ने परफॉर्म किया। तो तला अंजुम ने और नताशा बेग ने भी परफॉर्म किया था।
नहीं, तन्हा ने यंगस्टर्स ने तो किया था, अली जफर के भी थे, नताशा का मुझे याद नहीं कि उन्होंने किया, लेकिन दोनों ने तो खैर सोलो परफॉर्मेंसेस की थी। और लेकिन आबदा परवीन जी ने good भी to see परफॉर्म कि किया। आबदा आपदा परवीन परवीन साहिबा भी थी, उन्होंने तो बहुत लंबा परफॉर्म किया, तो बस अच्छी तरीके थी। मेरे ख्याल में आखिर में क्रिकेट पे फोकस जाना था। आपको याद है इससे पहले शायद एक दफा ऐसा हुआ था कि ओपनिंग सेरेमनी बहुत लंबी हो गई, तो थोड़ा सा मैच डिले हो गया। मैच डिले हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्रिकेट की इस मैच दफा बरकरार ब्रीफ। रही। अच्छा, जो फायरवर्क्स हमें नजर आ रहे हैं वीडियोस में उतने ही अच्छे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि जबरदस्त इससे पहले आपको याद है जब कराची में स्टेडियम की लॉन्चिंग हुई, पिंडी की हाँ। भी और लाहौर की भी, तो यस फायरवर्क्स बहुत अच्छे थे। बुर्ज खलीफा वाले फायरवर्क्स थे, इतने जबरदस्त, इतने अच्छे कोऑर्डिनेटेड। ये कोई बहुत ही जबरदस्त टीम से इन्होंने इनको ठेका दिया है, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि ये ठीक है, हम समझ रहे थे कि आप वापस आएंगे प्लेयर्स हमारे तो अच्छा खेलेंगे पीएसएल में, लेकिन बाबर आजम ने वहीं से शुरू किया है जहां से वो अभी चल रहे हैं जिस फॉर्म में, यानी बैट पैच उनका चले ही जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ साइम अयूब की बैटिंग कितनी जबरदस्त आपने देखा, फ्लिक भी उन्होंने किया और इंजरी के बाद वापस आए, लग नहीं रहा कि टीम से आउट हुए थे। बिल्कुल, और बड़े स्पेशल प्लेयर हैं। और जोहेब, जैसे आप एग्री करेंगे कि बाबर, साइम, शाहीन, हारिस, ये किसी तरह के 4-5 के हमारे पास स्टार प्लेयर्स हैं। तो गुड टू सी साइम अयूब फिट फॉर द पीएसएल। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की फॉर्म उस तरह की नहीं है, बट बड़े प्लेयर हैं, टेक्निकली करेक्ट हैं, एक अच्छी इनिंग उनको मिल जाए ना। और नहीं, लेकिन आमिर ने देखे, वो जो आमिर ने आउट किया है बाबर आजम को, बहुत ही जबरदस्त, यानी उसने पहले सोचा कि कमिट करेगा ऑफ स्टंप पे, कवर ड्राइव की कोशिश करेगा, हल्का सा स्लोअर भी रखा और आगे पिच कराया, तो ये तो आमिर की क्वालिटी है। बिल्कुल, बहुत तजर्बेकार बॉलर हैं, अकल से बॉल करते हैं, पिच को बहुत अच्छा रीड करते हैं, उनको पता होता है। जैसे रमीज राजा साहब ने कल बड़ी अच्छी बात की, मतलब जो कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा आमिर हमेशा बैट्समैनों से एक कदम आगे सोचते हैं कि इस क्रिकेट पर बैट्समैन क्या करेगा और मुझे उसके खिलाफ क्या एक बदअमली बनानी है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बट आई थिंक वी शुड ऑल लव टू सी के बाबर आजम फॉर्म में आए, क्योंकि एक तो क्राउड पुलर है, पाकिस्तान का बड़ा नाम है। अगर उनका पीएसएल अच्छा जाता है तो पीएसएल को भी इससे फायदा होगा। एंड वी ऑल नो कि आज पेशावर दलमी इस्लामाबाद का मैच है, बहुत जबरदस्त क्राउड आज एंटिसिपेट है, क्योंकि मैंने बताया ना कि पिंडी के अंदर इस्लामाबाद का तो होम ग्राउंड है ही है। अच्छा, अब्दुल गफ्फार भाई ये बताएं, ये तो ग्राउंड की बात है ना, ग्राउंड से थोड़ा बाहर है, मैं तो आवाम के साथ हूँ, मुझे तो टिकट की प्राइस क्या है, खाने पीने का क्या वहाँ माहौल है, क्या इंतजाम है, और हवादार है, गर्मी तो नहीं थी बहुत ज्यादा? ये 3 सवाल हैं, जल्दी जल्दी जवाब दें। सही है। लेकिन ये स्टेडियम क्योंकि बहुत खुला है तो हवा तो बहुत है। अच्छा, गर्मी नहीं है, मतलब कि अगर जो लोग जाना चाहते हैं वो ये बातें उनको पता हो कि गर्मी ज्यादा नहीं है, पंखा शंखों का इंतजाम है, अच्छा सही फर्स्ट क्लास। देखिए, आपके जो स्टैंड्स हैं क्लोज हैं, यहाँ पे ओवरऑल स्टेडियम इतना मतलब हवादार, आपको पता है खुली जगह होती है, दुनिया भर में कहीं ऐसे फैन तो नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पिंडी में गर्मी थोड़ी कम होगी, कराची में थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, टिकट्स की प्राइस क्या है? टिकट्स की प्राइस क्या है? टिकट्स की प्राइस, टिकट की प्राइस कम से कम 750-500 है और ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार है, वीआईपी तक जाती, तो बड़े बस वो आपकी तरफ से आ रहा है, हमें हम दोनों को टिकट्स आ रहे हैं 5000 वाले, तो फिर हम इंशाल्लाह। अच्छा, और खाने पीने का भी सही इंतजाम है क्या? वो भी जरा लोगों को इंटरेस्ट होता है कि मैच के बीच में कुछ खाना पीना होता है ना, तो क्या क्या ऑफर हो रहा होता है? ये क्या क्या आपने क्या ऑर्डर किया था? देखिए, बाहर जो है ना, जो आपके सारे स्टॉल्स है वो लगे होते हैं, बस क्योंकि हम तो मीडिया में हैं, हमारा ज्यादा जाना नहीं होता, सिवाय कि लोगों से बात कर ली और उसके बाद मैच कवर करने लग गए। लेकिन अच्छा इंतजाम होता है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि जैसे मैं हमेशा कहूंगा, पूरी सीधी बात है, जब आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं और बाहर का खाना तो उतना ही खाएं जितनी जरूरत है, ये एक रूल है। तो लेकिन इंतजाम बहुत है, आपको ब्रांड भी मिल जाएंगी, आपको जो है लोकल खाना भी मिलेगा, बट मीडिया इंक्लूजर में साथ बैठेंगे ना, और सिक्योरिटी भी अच्छी, आई होप कि ये तो कमिट करवा लेना, मीडिया इंक्लूजर में साथ होगे ना। जी जी, बस आ रहे हैं आप कराची में, आप आए। नाज़िर जो है इंशाल्लाह दलमी का मैच जो कराची में है, क्योंकि मेरा जो इदारा है वो उनके साथ मीडिया पार्टनर है, तो इंशाल्लाह मैं आप दोनों को See you there, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना कि ताकि फैमिलीज को हम इनकरेज करें कि जी मजे का एक माहौल होगा, खाना पीना भी होगा, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे, जरूर जाएं मैचेस। बिल्कुल, और अभी तो इवेंट शुरू हुआ है, अभी बड़े मजे मजे के मैचेस आने वाले हैं, कराची और लाहौर के मैचेस, और बड़े देखना यह है कि कौन सी टीम इस बार पीएसएल ले जाती है। तो पीएसएल में बात होती रहेगी। अब एक और स्पोर्ट जिसमें एक बार फिर रिवाइवल हुआ है हमारा, जामशेद और जहांगीर के बाद, कौन सा जो आप तो नाम भी याद हो गया, नूरजवान। हाँ, नूरजवान, अब तो हर जबान पर नूरजवान का नाम है। तो टाइटल नूरजवान ने जीता है अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप, जो कि कराची में ही हुई, सारे मैचेस कराची में हुए, और 30 से जायद ममालिक के जो स्क्वॉश प्लेयर्स थे, उनमें खवातीन स्क्वॉश प्लेयर्स भी थी, उन्होंने भी हिस्सा लिया। तो एक बहुत बड़ा मैसिव स्क्वॉश का इवेंट हुआ और जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई नूरजवान ने, शिकस्त दी अपने हरीफ को और टाइटल अपने नाम किया। इस वक्त नूरजवान
हमारे साथ ही हैं, हमें ज्वाइन किया है। नूरजमान, बहुत शुक्रिया, राइज एंड शाइन में वक्त दिया आपने। मुझे बताएं कि ये कामयाबी आपको मिली, कैसा रिस्पांस अभी तक मिल रहा है लोगों की तरफ से, कितना खुश हैं आप इस कामयाबी पर? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँगा कि मैंने पाकिस्तान को दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनाया है काफ़ी अरसे बाद। और जैसे कि आपने कहा आवाम का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत इज्जत मिल रही है, तो अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह जी। अच्छा, ये भी मुझे बताएं कि मैच जीतने के बाद आपने कहा था कि पोते को आपने कहा था कि वर्ल्ड ओलंपिक का टारगेट दिया, यानी आपने बड़ी दूर की गेम सेट की है, अपने गोल्स जो है ना अपने पोते तक बना लिए कि क्या करना है आपके पोते को, तो ये क्या बात है भाई? जी बिल्कुल, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, तो इसके बाद गोल यही है कि ओलंपिक्स में जाऊं और ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करूं इंशाल्लाह 2028 में। और अभी इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मैं जा रहा हूं। ये तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 23 वर्ल्ड चैंपियन बना हूं। अगले महीने में इंशाल्लाह यूएसए जा रहा हूं, शिकागो, उधर सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा हूं मैं। भाई ज़ुहैब बहुत बहुत आपको ज़ुहैब तो इधर ही नूरजहां ये जब स्पोर्ट्स की बात आती है ना तो फिर बड़े फंबल होते हैं। ओके ये काट देना जो यूट्यूब पे। तो नूरजहां आपको पहले तो बहुत बहुत बेटा मुबारक हो, माशाल्लाह थोड़े से सीरियस हैं, संजीदा हैं, और स्पोर्ट्समैन के लिए ये संजीदगी अच्छी होती है। लेकिन वैसे शुरू में मैच में देखा था कि जरा गेम थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन बाद में आपने कमबैक किया था, वो कैसे किया? जी बिल्कुल, फाइनल वाले दिन मैं 2 लेव डाउन था इजिप्शियन से, और बस जब 2 लेव डाउन हो गया तो माइंड में बस फिर एक ही चीज़ आ रही थी कि जितनी मेहनत मैंने की है इस टूर्नामेंट के लिए, तो कोर्ट में जाऊं, हार जीत को छोड़ूं और एक एक पॉइंट के लिए फाइट करूं। और एक एक पॉइंट के लिए मैंने फाइट की है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो माइंड में ही चला था कि मैंने इतनी मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए, तो जाऊं और फाइट करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइट की है, तो 2 लेव डाउन के बाद मैं 3-2 फिर जीत गया। बताएं भाई कि पाकिस्तान में स्क्वॉश के फरोग के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? क्यों रहे, ये क्या बात है कि मुझे वो याद आ गया, पोते के टारगेट इन्होंने सेट कर दिए अपने। और ये जो मैं नाम के साथ ज़ुहैब से भी बात कर रही हूँ, नूरजमान से भी बात कर रही हूँ, कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन बाकी हम सब इतने खुश हैं स्क्वॉश के इस कमबैक पे, और ये कि हमने होस्ट किया इवेंट और हम जीत गए। बिल्कुल ऐसा क्रिकेट के साथ तो हो नहीं रहा, स्क्वॉश से ही हमारी जो हमारी उम्मीदें हैं वो पूरी हो रही है। लेकिन बाकी इसका फ्यूचर है क्या? कैसे आगे इकदाम होने चाहिए स्क्वॉश के फरोग के लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, देखें हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। एयरफोर्स, जैसे एयरफोर्स चलाती है, एयरफोर्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और मैं यंगस्टर्स को ये कहूँगा कि आप आएँ, स्क्वॉश में आएँ, कोचेस भी हैं यहाँ पे, मेहनत करें, तो आप भी आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि 365 का और नाजिया मैम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। जी, और इसको देख लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत कुछ है राइज एंड शाइन में हमारे साथ रहेगा। 365 न्यूज़ देखते रहिए। वेलकम बैक। राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब एक अफसोसनाक वाक़े की बात करते हैं जिस पर जो कि ईरान में पेश आया, लेकिन ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है कि हम पूरी इसकी इंक्वायरी करेंगे, तहकीकात इसकी होंगी और पूरी सपोर्ट की जाएगी। अच्छा हुआ नादिया कुछ यूँ कि ईरान में वर्कशॉप पर फायरिंग करके 8 पाकिस्तानी मैकेनिक्स को कत्ल कर दिया गया, और लाशें पाकिस्तान आने में 6 से 8 दिन लग सकते हैं। और ज़रा ये बता रहे हैं कि जहाँ भाग तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब के डिवीज़न बहावलपुर से था। मैयतें वापस लाने के लिए इंतज़ामिया हरकत में आ गई है, मगर ये पहला वाक़या नहीं है, ये वाक़या बलूचिस्तान में तसलसल के साथ आप देख रही हैं, हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं। अपने शो पर हमने कितनी बात की है इसकी कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन ईरान की हदूद में ये वाक़या होना और 8 मजदूरों की जान जाना, कितनी मुश्किल से जाते हैं एफर्ट करके अपने खानदान के लिए रिस्क। और वहां तक अगर ये टेररिस्ट पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि ईरान की गवर्नमेंट को भी अब बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये उनके भी इमेज के लिए बहुत गलत है। और दूसरा ये कि कोई भी शख्स हो जो आपके सॉइल पे है वो आपकी जिम्मेदारी है, और उसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, और ये दोबारा कभी होना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत बहुत ईरान हमारा बरादर मुल्क है, बिल्कुल हमारे बड़े दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं ईरान के साथ, तो इससे कोई ज़ाहिर ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन इस तरह के वाक़यात
होने नहीं चाहिए। रिपीटेडली कुछ वाकयात हो रहे पाकिस्तान के अंदर भी और सिक्योरिटी मैं कहती फोर्सेस हूँ, वगैरह। इतनी नफरत, इतनी शदीद नफरत कि आप किसी की जान ले लें। दहशतगर्द असल ऐसे में दहशतगर्द सिर्फ ये इनका कोई मजहब है? नहीं है, कोई फिरका नहीं है, इनका कोई जात नहीं है, बरादरी, सिर्फ ये दहशतगर्द इंसान है। तो है ना, वो हमारी तरह इंसान सबका होने के दिमाग, पैराए से निकल दिल, गए ना, नादिया। फीलिंग्स, लेकिन कैसे मुझे समझ नहीं आता, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं, और आप कैसे कोई ये बार बार कर लेते हैं, ये कौन लोग हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ ईरानी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी इरना के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप अफजल रजा साहब, अफजल साहब आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मुझे बताइएगा पहले तो इस वाक़े से मुताल्लिक़ बताइए कि क्या रिपोर्ट हुआ है, वाक़या कैसे हुआ, ये दहशतगर्द कैसे दाखिल हुए? बताया तो ये जा रहा है कि बड़ा दिलखराश और बहुत जालिमाना इक़दाम किया उन्होंने, पहले पैर बांधे उन लोगों के और फिर उनको गोलियों का निशाना बनाया। ज़रा हमें बताइए, रिपोर्ट कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने और गुफ्तगू करने का मुझे जो मौका मिला है। देखें, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो दहशतगर्द अनासर है, इनके लिए कोई फिरका हो, कोई एथनिसिटी हो, कोई कौमियत हो, कोई मैटर नहीं कर। वो एक ऐसे एजेंडे पे हैं जो कि सबसे पहले एक सॉवरेन कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्रीज की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको चैलेंज करते हैं, एक इलीगल और एक क्रिमिनल एक्ट के तहत। अनफॉर्चुनेटली जिन हमारे पाकिस्तानी भाइयों की शहादतें हुई हैं, इसके लिए वाकई एक अफसोसनाक एक दिली हमदर्दी है मुझे उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उनके मुतासरीन हैं, और हकीकतन ये नहीं होना चाहिए। इस खित्ते में दहशतगर्द अनासर जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट है और जिन्होंने वर्बली ये क्लेम किए हैं कि ये दहशतगर्दी की जो कार्रवाई उन्होंने की है, ये वाकई उसी एजेंडे पे है। सबसे पहले कि एक दो बरादर मुल्क जिनके आपस में ताल्लुकात आए रोज उसमें पेशरफ नजर आ रही है आपको। पिछले साल से लेकर आप इस साल आप देख लीजिएगा कि ईरान के जो मरहूम सदर थे आयतुल्लाह शहीद रईसी साहब, वो पहले ही हाई लेवल एक फॉरेन कंट्री के जो हेड थे, जो पाकिस्तान में इलेक्शन और नई हुकूमत आने के बाद उन्होंने अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान का दौरा किया। अगर आप ये एक सीरीज ऑफ चेन अगर आप देख लें, एक नाखुशगवार वाकयात हुए थे पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे गुज़श्ता साल जनवरी में। फिर दोनों ममालिक ने बहुत ही मंतकी और बहुत ही स्विफ्ट डिप्लोमेसी के साथ उस मिसअंडरस्टैंडिंग, उस हादसा पर उन्होंने काबू पा लिया, एक स्विफ्ट डिप्लोमेसी। और ये डिसाइड हुआ था कि उस वक्त के वजीर खारिजा शहीद अमीर अब्दुल्लाहियान पाकिस्तान का दौरा करे। अगर आपको याद हो, ठीक 2 दिन पहले, दौरे से 2 दिन पहले एक ऐसे कार्रवाई मंजर आम आई कि कुछ पाकिस्तानियों की शहादतें हुई दोबारा ईरान की सॉइल। तो मैं समझता हूँ दहशतगर्द इन्हीं मेरा मतलब है कि इस टाइमिंग का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अफजल रजा, आप ये बताइएगा कि अभी ईरान की जो हुकूमत है वो क्या स्टेप्स ले रही है इस पे कि आइंदा कभी ऐसा वाकया ना, और इसके ऊपर भी क्या एक्शन ले रही है? देखिए, आई हैव नो डाउट्स कि ईरान अपने बरादर और हमसाया मुल्क पाकिस्तान के साथ किसी भी कोऑपरेशन और ताउन से कभी भी दरियाफ्त ना किया है और ना करेगा। गुज़श्ता रात दफ्तर खारिजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई साहब ने स्ट्रांगली इसकी मजम्मत की और उन्होंने ये जोर दिया है कि ना तो ये एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कोई इक़दाम है, ना तो ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई काम है। और इस्लामी जमहूरिया ईरान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो जुडिशरी है, अदालतें हैं और इंतज़ामिया है, वो बिल्कुल इस हादसे के तह तक जाएंगे और जो तमाम जिम्मेदारान है, जिसके एलिमेंट्स है, जो प्रोपरेटर्स है, वो बिल्कुल करार वाकई सजा मिलेगी। तर्जुमान ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन और इस हवाले से किसी भी ताउन के किसी भी लेवल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और मैं ये जरूर समझूंगा कि देखें, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान 2014 में, आज से कोई 15 साल पहले, एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुई थी जिसको ईरान ने तो तौसीक की थी, लेकिन इसको पाकिस्तान में तौसीक होने में कुछ साल लगे, कम से कम लगभग 9-10 साल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल जब शहीद रईसी ईरान के जो उस वक्त के जो सदर थे, जब पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरे के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी बड़े हमेशा से आप देखें ना, हिस्टोरिकली बड़े हमारे स्ट्रॉन्ग टाइज है ईरान के साथ। अच्छा ये बताइए,
कि लाशों की मुंतकली से मुताल्लिक अभी तक क्या कोई पेशरफ्त हुई है? काउंसलर रसाई मांगी गई है ईरानी हुकाम से, और खैर है तो वाकई इंतहाई अफसोसनाक, लेकिन ये अमल स्मूथली हो जाएगा, जल्दी से जल्दी प्यारों तक उनकी और लाशें ये कि फैमिलीज को इंसाफ चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग मुलव्विस हैं, क्या कोई पता चला है, ये भी जरूरी है जानना कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची। इसमें कोई शक नहीं है जिन्होंने ये कार्रवाई की, ये पहले मरहले में ये दोनों मुल्कों के अवाम के दुश्मन हैं, और इस खित्ते में वाकई कोई डेवलपमेंट्स, रीजनल एक्टिविटी जो हो रही है या कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। अगर आप सेपरेटिस्ट के जो नैरेटिव आप देख लें, मैंने गुज़श्ता रोज़ शायद कोई ग़ालिबन एक बयान देखी थी एक दहशतगर्द तंजीम के, उन्होंने अपने उस वर्डिंग में ये यूज़ किया था कि वो खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल वो तबाह करना, वो टारगेट करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये हमारे कॉमन एनिमी है, इसके ऊपर हमने एक आहनी हाथ और एक मुश्तरका लाए अमल के साथ आगे जाना चाहिए। अच्छा, अभी तक की कोई वाकया तो खैर अभी हुआ है, अभी तक कोई पेशरफ्त हुई है तहकीकात में? किसी दहशतगर्द तंजीम के ऊपर कोई शुबा जा रहा है या किसी को हिरासत में लिया गया इस सिलसिले में? इस हवाले से मेरे पास कोई इतलात नहीं। अच्छा, सही है, लेकिन ये कि ये मेक श्योर किया जाएगा, और कॉन्फिडेंस दोनों हुकाम की तरफ राब्ते भी हुए हैं, वो तो हमने देखा, कल से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बताते भी रहेंगे जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। अज़हर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, tragedy. और ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती मुस्तहकम है, और हमेशा जो भी मंसूबे होते हैं, कुछ पाइपलाइन में ऐसे मंसूबे हैं जिस पर काम हो रहा है, दोनों मुल्कों के वफूद एक दूसरे के यहाँ आते हैं, और इस लेकिन क्राइम ऐसे और मौके पर इस जुर्म में मुझे ये एक बात से थोड़ी सी तसल्ली हो रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत, ईरान की हुकूमत मिल के इंशाल्लाह ढूंढेंगे इन लोगों को और इनको इनके इंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। अब शो में हमें आगे बढ़ना है और एक ब्रेक लेना। अच्छा, चलें ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद ऐसी खबरों के बाद वैसे ही पता है टाइम लगता है ज़ुहैब नॉर्मल होने में सारा, और फैमिलीज को सब्र कैसे आएगा। सही बात है, बिल्कुल ऐसे हमारे पाकिस्तानी हैं नज़ारे, और इंसानी जान है, दुआएं, सिंपैथीज, ब्रेक के बाद उनके दुख में बराबर के। एक ब्रेक लेना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 365 न्यूज पे चल रहा है राइज एंड शाइन, राइज करें ताकि फिर आप शाइन करें सारा दिन, और हम आपको इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी बातें बताते हैं कि मैं कहती हूँ पूरे दिन का जो कोटा होता है ना, प्लीज यूट्यूब की वीडियोस या रील्स या जो भी इस तरह की चीजें, उसको मैं कहती हूँ इतना ना देखें, क्योंकि इतना झूठ आ गया, इतना झूठ आ गया। अगर आप सही बात जानना चाहते हैं, सही फैक्ट, तो बस एक राइज एंड शाइन देख लें, बस यहाँ सच्ची बातें आपको, असली फैक्ट्स पता चल रहे हैं, बाकी सब अजीब काम हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा, झूठ पे झूठ, असली बात क्या है भाई। और शाइन तो देखिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज भी कर रहे हैं हमेशा, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, ओवरसीज कन्वेंशन होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और इसमें क्या है? जी, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी शिरकत कर रहे हैं। एक बड़ा मुतहर्रिक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। ओवरसीज पाकिस्तानी क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, रेमिटेंसेस कैसे आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है, ये सारे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो फैसल महमूद से खुद पूछेंगे जो कि इटली में रहते हैं और इस कन्वेंशन के लिए पाकिस्तान आए हैं। जबरदस्त। आर्मी चीफ ने भी शिरकत करनी है इसमें, वजीर आजम ने भी बड़ा हाई प्रोफाइल ये कन्वेंशन। बहुत अच्छी बात है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं उनको कनेक्ट किया जाए, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इनकी तरक्की में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो दे शुड ऑलवेज फील। फैसल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया नादिया जी। अस्सलाम वालेकुम फैसल महमूद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये बताइए कितना इंपॉर्टेंट, कितना ज़रूरी है कन्वेंशन है, ताकि कनेक्टिविटी भी बढ़े। ओवरसीज पाकिस्तानी क्या समझते हैं, सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी? जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इवेंट होने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल इवेंट है। ओवरसीज पाकिस्तानी देखें इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं, यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानी ने जो मुहब्बे वतन का चैप्टर है और जो जिस तरह उन्होंने ये चीज़ें दिखाई हैं वो हमेशा सरफहरिस्त रहे हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका एतमाद बहाल करना, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आना, यहाँ पे इन्वेस्ट करना, ये बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आर्मी चीफ का और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, और इसमें OPF ने बड़ा अच्छा एक किरदार अदा किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कौम को मुबारक दे रहा हूँ एज ए फोकल पर्सन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी टू इटली, जो हम इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स को लाने में कामयाब हुए हैं इतने सालों के बाद पाकिस्तान में।
ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कन्वेंशन में और क्या होगा, कितने ममालिक के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, सारी डिटेल ये, क्योंकि मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और कितने सालों से हम बात कर रहे थे कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी इसको इन्वॉल्व करें, वो भी चाहते थे कि वो हिस्सा बने इसमें, सारा जो प्रोग्रेस होनी चाहिए पाकिस्तान में, और माशाल्लाह वो इंक्लूड हो रहे हैं। वंडरफुल। देखिए इसमें पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं, पूरी तमाम ममालिक से। मतलब खास कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, किस शोबे के लोग हैं? प्रोफेशनल्स हैं जी। हाँ, देखिए मजे की बात यह है कि इसमें वो डायस्पोरा जो भी आया हुआ है, जो भी लोग कर रहे हैं, वो अपनी हर बंदा ही इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी फील्ड के अंदर। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इसमें हर मकतबा फिक्र के जो नामवर लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, इसमें बिजनेस कम्युनिटी है, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। और यूएस से भी मुझे बताएं कि पाकिस्तान बड़े पाकिस्तानी यूएस में डॉक्टर्स जैसे छाए हुए हैं, बहुत प्रोफेशनल्स हैं, तो यहाँ की भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी इस कन्वेंशन में यूएस की। देखिए यूएस से बहुत बड़ी कम्युनिटी आई हुई है। कनाडा से आज सुबह मैंने जहाँ पे मैं ठहरा हूँ ब्रेकफास्ट पे मैंने देखा कि बहुत कनाडा से कम्युनिटी आई हुई है। इंग्लैंड में मेरा घर भी है, मैं उधर रहता भी हूँ, वहां से बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। और देखिए मजे की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब जो ये पिछला 2-3 साल का ये चैप्टर चला, जहाँ पे जो भी हुआ, जब भी पाकिस्तान का हम नाम लेते थे तो लोग कहते नो 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 इंटरेस्टेड मोर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो संगे मील था वो अबूर किया और हम इनको दोबारा लोगों को यहाँ पे लेके आए। अब इंशाल्लाह आर्मी चीफ खिताब करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस कन्वेंशन से, आपके क्या सवाल हैं या क्या आप चाहते हैं कि इससे अचीव करें जिसका फायदा हो आप लोगों को? आप वहाँ रहते हैं तो आप लोगों के मसाइल क्या हैं, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ये चीजें जरूर डिस्कस हों, मतलब कुछ लेके जाएं वापस? क्या लेके वापस जाना चाहते हैं? मेरा एक ही मुतालबा है और वो मुतालबा यही है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस वतन अजीज में प्रोटेक्ट करें, आप इनको तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि ये लोग यहाँ पे जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको फ्रीली करें। यहाँ पे उनको ये ना लगे कि हमारी जमीनों पे कब्जे हो जाने हैं, हमारे प्लॉट्स पे कब्जे होने, हमारे घरों पे कब्जे हैं, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। देखें, और जब तहफ़्फ़ुज़ देने में हम कामयाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये लोग कहाँ जाएंगे? फैसल साहब, एक और ऐसा मामला है ना कि जहां हमें तवज्जो देने की जरूरत है पाकिस्तान को। जो भी बाहर लोग रहते हैं, जिस भी मुल्क में रह रहे होते हैं, दफ्तर खारजा आपका इतना या वहाँ काउंसलेट इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर उस वहाँ किसी को प्रॉब्लम कोई आती है तो उससे राब्ता करे तो फौरी उसका हल निकले। तो मसाइल पर भी यकीनन बात होगी ओवरसीज के। आपकी एम्बेसी बहुत स्ट्रांग हो और प्रोटेक्शन दे उन लोगों को उस मुल्क में। बिल्कुल देखिए एम्बेसीज और हाई कमीशन अपना काम कर रही हैं और काफी बेहतर अंदाज में कर रही हैं। प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम 2-3 साल से जो बहरान पाकिस्तान में आया हुआ था वो असल में सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। तो मसाइल हैं, मैंने अपनी गुजारिशात पेश की हैं। मैं देखें, एक गांव गुजरात से मेरा ताल्लुक है, बेसिकली मैं एक गांव में पैदा हुआ, वहां पे मैं रहता हूँ। सबसे ज्यादा जो ओवरसीज कम्युनिटी यूरोप के अंदर है वो गांव के लोग हैं। अब वो पाकिस्तानी ओवरसीज आता है तो पहले जी मुझे वो पता चला है जी, वो जब यहाँ एयरपोर्ट पे आता है तो कहते हैं भाई तुम कहाँ से आए हो। फिर जब वो अपनी जमीन और जायदाद को देखता है तो वो वहाँ पे उसके मसाइल, फिर थाने में अगर उसको जाना पड़ता है तो वहाँ पे उसकी बात नहीं सुनता कोई बंदा, फिर वो ब्लैकमेल होता है। तो मेरा मुतालबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही है कि देखें, जो इन्वेस्टमेंट लेके आता है उसको ट्रीट करें, उसको। अच्छा फैसल साहब, एक और ये कमेंट आपका चाहिए, जो SIFC का कयाम अमल में लाया गया है, ये कितना कारआमद इसमें हो सकता है? और रेमिटेंसेस जब आप भेजते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, मसाइल है? प्लीज आप बल्कि सुने, एक मेरी तरफ से ना वहाँ जो भी कन्वेंशन है उसमें एक बात कह दीजिएगा कि जो यहाँ लोग हैं उनको बच्चों की फीस को पहुँचाने में इतनी तकलीफ आती है, इतना मुश्किल है, और हर कुछ महीनों के बाद रिक्वायरमेंट्स बदल जाती है। मैं अपनी बच्ची की फीस कनाडा में नहीं दे पा रही। देखिए मैं बिल्कुल आपका पॉइंट मैं जरूर रेज करूंगा और इंशाल्लाह ये FCF इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। मेरी अभी मीटिंग शुरू होने वाली है जहां कन्वेंशन हो रहा है, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा एक बार प्लीज ये मेरा ही काम कर दीजिएगा, प्लीज ये जरूर बात कीजिएगा। मैं आपसे वादा रहा मेरी बहन के मैं आपकी एज ए सिस्टर, आप चूंकि कनाडा से, मैं आपका बात आप जरूर पेश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह वहाँ भी जो हमारे फैमिली बाहर रहती हैं, उनके पैसे जब यहाँ है उनको भी आसानियां। थैंक यू सो मच। लेकिन अपना काम भी करा दिया बिल्कुल, और बहुत ही जबरदस्त खुशाइन बात है ये। इस तरह के कन्वेंशंस होने चाहिए, क्योंकि देखिए नादिया, बहुत सारे आपके भी जानने वाले होंगे, अक्सर वो कहते हैं कि यार हमें पता नहीं होता, कोई ऐसा मामला हो जाए हमारे साथ तो हम राब्ता करते हैं काउंसलेट में, अपने एम्बेसी में अपने राब्ता करते हैं तो वो रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो यहाँ भी मुतहरिक करने की जरूरत है। आप ये देखो कि अभी कितने सालों से क्या हो रहा है, हम लोग चैरिटी करने बाहर पहुंच जाते हैं
और तब हमें अपने पाकिस्तानी भाई बहन बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, बिजनेस वालों को बुलाते हैं, उनसे खूब चैरिटीज लेते हैं, सही बेशक सही अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन दैट्स इट। वो उनको यहाँ नहीं बुलाते, उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं हम अपने मैटर्स में, हालांकि वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, और वो जो पैसे यहाँ भेजते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट शदीद जरूरी है। तो ये मुझे लग रहा है सालों बात हुआ है कि हमने उनको यहाँ इनवाइट किया है कि भाई आओ, हमें चैरिटी लेने वहां नहीं आ रहे, और ये गवर्नमेंट को मैं कहूंगी बहुत बहुत अच्छा स्टेप है कि दिस टाइम वी आर नॉट आस्किंग फॉर मनी और चैरिटी। हमने इनको इनवाइट किया है कि आप आइए, अपने मुल्क में आए और सब हम इन्वेस्ट करें, कोलैबोरेशंस हो, बिजनेस लगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज लगे, बिल्कुल ऐसे ही। हम तो सुनते ही नहीं इनकी, बस हम वहां पहुंच जाते हैं, हम इनके मेहमान बन जाते हैं, लेकिन अब ये हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है, सही कहा, बैकबोन है हमारी, रेमिटेंसेस वहीं से आते हैं हमारे, और अगर हमारे प्रोफेशनल्स वहां जाके ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, वहां एस्टैब्लिश करेंगे अपने आप को, तो हमारे ही मुल्क में रेमिटेंसेस में इजाफा होगा, एक्सपर्टीज आएगी, मैनेजरल सतह पर बहुत सारा एक्सपीरियंस आएगा, फिर पैसों की सूरत में बहुत ऐसी चीजें आएगी कि आपके बड़े मंसूबे लग जाएंगे, मईशत आपकी चलना शुरू हो जाएगी अगर आपका ओवरसीज पाकिस्तानी स्ट्रांग है। और यही देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इट्स सच अ गुड साइन, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, मुझे बहुत खुशी हुई है। चलें जी, ये तो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी की बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, और जरा एक तशवीश की खबर ये भी आई है कराची से कि कराची समेत सिंध भर में मलेरिया ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है, और अब तक 16,700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुई है। काफी बड़ा नंबर है 16,700। और इसमें एक वजह आप जरा यहाँ मच्छर चेक करें, मच्छर चेक करें, जो यहाँ मच्छर हैं इतने खौफनाक हर वक्त, और ये कि मतलब कुछ मरते भी नहीं है। सर्दी हुई यहाँ भी जब कराची में, तब भी मैंने देखा उतने ही मच्छर है, और अब तो इतने ज्यादा हो गए हैं कि इनको खत्म करना बहुत जरूरी है, घर के अंदर, घर के बाहर। और बच्चे पार्क्स में जाते हैं, सब लोग, मतलब कोई ना कोई ग्रीनरी होती है उसके पास, तो और खतरा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने जैसी सूरत हाल पैदा होने लगी है अगर ये केसेस इस तरह बढ़ते रहे तो। नुमाइंदा 365 न्यूज जमजम सईद ने हमें ज्वाइन किया है। जमजम बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त, और क्या इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि अस्पतालों में इमरजेंसी अब नाफिज करना पड़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, और कराची समेत सिंध भर में जो जितने भी अजला हैं वहाँ पर मलेरिया देखने में आ रहा है कि तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आदाद शुमार की बात करूँ तो 1 जनवरी से अभी यानी 12 अप्रैल तक मलेरिया के 17,454 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि जिसमें कराची में जो है वो 180 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, हैदराबाद में 6,000 से ज्यादा केसेस, जबकि सक्खर में 1,610 केसेस और लाड़काना में 1,500 से ज्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर से जब हमारी बात हुई तो डॉक्टर ने यही कहा कि कोशिश करें कि घर जो एक क्रीम आती है वो यूज़ करें, जो मच्छर से बचाने के लिए जो है वो लगाई जाती है। इसके अलावा जो घर की खुली जगह है वहाँ पर जो है वो आप जाली वगैरह लगा लें, या जो नेट आती है उसका इस्तेमाल करें सोने के लिए, ताकि मच्छर जो है वो आपको कोशिश करें कि ना काट सके। इसके अलावा ना सिर्फ मलेरिया बल्कि डेंगू के केसेस भी जो है वो अब रिपोर्ट होने लगे हैं। लेकिन जमजम कोई स्प्रे वगैरह का इंतजाम किया जा रहा है, कोई स्प्रे का इंतजाम किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में? जिला इंतजामिया की जानिब से अब तक किसी किस्म का कोई स्प्रे का काम जो है वो नहीं किया गया है, हालांकि उन्हें करना चाहिए था। जिस तरह से तशवीशनाक इजाफा हो रहा है मलेरिया के केसेस में और डेंगू के केसेस में, उस हिसाब से जाहिर सी बात है डेली बेसिस पे जो है वो महकमा सेहत की जानिब से आदाद शुमार जारी तो किए जाते हैं, लेकिन बात करें अगर जिला इंतजामिया की तो वो हमें नॉन सीरियस दिखाई देती है। किसी किस्म का जो है वो स्प्रे नहीं किया गया कराची में, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इतने मच्छर क्यों हैं, क्योंकि ये डेंगू की बात हो या मलेरिया की, मच्छर ही इसके पीछे रीजन है। इतने मच्छर कराची में क्यों है या सिंध में? देखिए नादिया, बात आपने की, सवाल आपने किया कि मच्छर क्यों, तो जाहिर है जहाँ पर कचरा होता है वहाँ मच्छर की अफजाइश होती है, सही है। अब जो बहुत ज्यादा सफाई का ख्याल रखता है, बहुत ज्यादा साफ पानी होता है, तो वहाँ भी अफजाइश होती है। लेकिन फर्क ये है कि गंदे उसमें कचरे में जो है वो मलेरिया के उसकी अफजाइश होती है और डेंगू की साफ पानी में अफजाइश होती है। तो यानी दोनों सूरतों में बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जमजम, आपने मेरे अच्छा ये जानना बड़ा जरूरी है मलेरिया को कितना सीरियसली लें। जी बिल्कुल लें, क्योंकि माइल्ड से इसके एक्सट्रीम केसेस ये लाइफ थ्रेटनिंग है, जान ले सकता है। मलेरिया बहुत खतरनाक बीमारी है, और वैसे अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो, बच्चा हो, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो, तो वो तो फाइट कैसे करें इस चीज से। तो मलेरिया से बचें प्लीज, बहुत सीरियस है, पर्सन टू पर्सन नहीं लगती, लेकिन ये कि मच्छर के काटने से मेन रीजन है कि जिससे मलेरिया डेंगू हो। बिल्कुल अपना, और ये कितना सीरियस हो सकता है इस पर हम मजीद जानेंगे। कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज NICVD कराची से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शोभा लक्ष्मी ने। बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया आपने। ये कहिएगा, ये जो केसेस में इजाफा हो रहा है मलेरिया के, कितना डेंजरस हो सकता है,
और क्या इस और जो बचाव केसेस कैसे आ मुमकिन है? रहे हैं ये किस किस्म के केसेस है? लाइफ थ्रेटनिंग है या ये कि माइल्ड केसेस हैं? देखिए मलेरिया जो है एक सीरियस बीमारी हो सकती है अगर उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टाइमली ना किया जाए, तो इसमें डेथ भी वाकई हो सकती है। और इस वक्त जो एपिडेमिक कराची में चल रहा है उसमें केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जो कि सीरियस केसेस आ रहे हैं जिसमें लोगों को बुखार और फिर उसके बाद जो है उनके मलेरिया की कॉम्प्लिकेशंस जैसे गुर्दे फेल हो जाना, सांस का मसला होना और बहुत दफ़ा कोमा में भी ये पेशेंट्स हो जाते हैं। आइडिया ये है कि अगर किसी को बुखार है, सर्दी के साथ बुखार आ रहा है और वोमिटिंग हो रही है, तो बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। मलेरिया का जो टेस्ट होता है, एक जो रैपिड टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट आपके पास आधे घंटे 15 से 20 मिनट में आ जाता है। दूसरे लेबोरेटरी में जो टेस्ट होते हैं 1 से 2 घंटे में, मतलब आपके पास मलेरिया का रिजल्ट मौजूद होता है। तो अगर किसी को बुखार है, उल्टी है, सर्दी से बुखार आ रहा है, तो बेहतर यह है कि अपनी मर्जी से दवा लेने से या केमिस्ट के पास दवाएं लेने से बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको हमारे टेस्ट डॉक्टर साहब करेगा। असल में कोई मतलब एक ट्रेंड है कि बहुत सारे लोग जाते ही नहीं है हॉस्पिटल, कहते हैं बुखार है तो अभी इंतजार करते हैं, 3 जब तक दिन बर्दाश्त इंतजार, कर लें। खास तौर पे कि 3 दिन तक। कुछ डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि जी आप 3 दिन देखिए, अगर बुखार नहीं उतरता तो एंटीबायोटिक लें या तो किसी के पास आप जाएं, तब तक तो बिगड़ गई बीमारी। हाँ, लेकिन देखिए मलेरिया जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। उसमें जो रोल है वो एंटी मलेरियल्स का है। वो तो तब ना कि जब टेस्ट कराएं, उससे पहले तो मैंने कहा ना कि लोग इसको नॉर्मली ले रहे होते हैं कि 3 दिन इंतजार किया उसके बाद खुद ही एंटीबायोटिक ले ली। तो यही मैं मैसेज कह रही हूँ कि इस वक्त जब हम आउटब्रेक सिचुएशन में है, हमारे पास केसेस बहुत आ रहे हैं, तो किसी को भी अगर बुखार हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, सर्दी के साथ बुखार हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाए, वो हॉस्पिटल जाए। मलेरिया का टेस्ट जो है बहुत इनएक्सपेंसिव होता है, मैं आपको कह रही हूँ ना, आधे घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है। सही। जबरदस्त। और तो अगर दीगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है, उसको एंटी मलेरियल डॉक्टर लिख देगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको अगर आप डिले करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बहुत ज्यादा है। इम्यूनिटी ज़ाहिर खत्म होती जाएगी और आपके अप्रोप्रिएटली आप उसको मैनेज करते हैं, टाइमली मैनेज करते सही हैं, बात है। तो अगर आपने इंतजार करना है बुखार का कि कब तक चलेगा, डॉक्टर साहब एसओपीज भी शायद बता खत्म दें हो क्या जाए। फॉलो करना है लोगों को, खासतौर पे इस सीजन में जब ज्यादा मच्छर। हाँ देखिए, जब इस सीजन में है तो सबसे पहले तो अपनी प्रोटेक्शन। सही। मच्छर हमेशा गंदगी पे होता है, तो आपने अपने आप की सफाई तो करनी है, और अपना नहीं कि सिर्फ घर की सफाई करनी है, घर के बाहर भी कचरा ना फेंके, जहाँ पानी जमा हो उस पे जो है उसको क्लीन करें। घर के बाहर कचरा फेंकेंगे, सारे मच्छर होंगे, वो काटेंगे। दूसरा, घर में स्क्रीन लगा लें कि मच्छर घर में ना आए। मच्छरदानी मतलब किसी जमाने में यूज होती थी, इट्स अ वेरी गुड प्रिवेंटिव मेजर, सबसे मतलब इनएक्सपेंसिव, कोई खर्चा ही नहीं है। एक मच्छरदानी ले लें अगर मच्छर बाहर सो रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, और जो मस्कीटो रिपेलेंट जरूर लगाएं, प्लास्टिक के कपड़े करें। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बात सही है कि प्रिवेंशन बड़ी जरूरी चीज। मैं बताऊं, प्लीज स्प्रे करते हुए शदीद एहतियात करें। स्प्रे करके लोग वहीं बैठे रहते हैं, नहीं वो तो पॉइजनस हो जाता है। ओडोरलेस भी आ गई ना कि जिसकी स्मेल ही नहीं है, लेकिन वो भी जाएगा सेफ तो ना नहीं आपके है, सांस के साथ। जी, वो भी सेफ नहीं है। अभी यहाँ कराची में कुछ दिन पहले एक ये हादसा हुआ, फ्यूमिगेशन कराई, फ्यूमिगेशन फैमिली ने कराई, छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे थे, थोड़ी देर जल्दी आ गए और बच्चों की डेथ हो गई। स्कूल गोइंग बच्चे, नर्सरी के बच्चा, क्लास 1-2 के बच्चे। तो प्लीज इसका ये पूरी मैनेजमेंट अवेयरनेस इतनी जरूरी है कि इसका मतलब एहतियात में भी एहतियात करें। बिल्कुल ऐसा ही है। फ्यूमिगेशन के बाद तो खास तौर पे एसओपीज आपको 24 घंटे 48 घंटे तकरीबन आप उस जगह पर ना जाएं, खिड़कियां वगैरह खोलें, दरवाजे खोलें, फिर एंटर हो, पंखे खोल के जरा टाइम ले लें, ये बहुत जरूरी है आपके बच्चों के लिए। आपके कराची में ना तो आप सबको हवा चाहिए, समंदर की हवा चाहिए, हमारा तो उसी पे गुजारा है, तो खिड़कियां हम लोग खोल देते हैं, जालियां टूटी हुई होती हैं, इसको इनका ख्याल करें। और एसी का पानी जो है ये भी खड़ा हुआ पानी है, बिल्कुल ठीक है ना, बाल्टियों में जमा हो रहा होता है, उसको हम भूल जाते हैं, 3 दिन से बाल्टी खाली नहीं की, उसमें मच्छर आ जाता है। सोर्स पता करें। ऐसे मक्खियां भी बहुत काट रही है मुझे आजकल, मैं पता नहीं क्या। हमारे घर मक्खी नहीं है भाई, चेक कराओ। अच्छा, तुम्हें क्यों काट रही है? मैं बाहर निकलता हूँ तो वो आ जाती है एकदम। हाँ, तुम्हें मक्खी काट रही है? हाँ काट रही, पता नहीं कि बाहर निकल रहा हूँ घर से बाहर तो मक्खी आ रही है। ज़ुहैब को मक्खियाँ क्यों काट रही है? कोई खास अट्रैक्शन है ज़ुहैब? हमें तो मक्खी कुछ नहीं कहती। हाँ, मच्छरों की इतनी बात है, मक्खी क्यों ना करें हम? मक्खी भी तो काट करती है, परेशान। एक कोई डायनासोर साइज की मक्खियाँ आजकल आई हुई है जो कि मतलब उनसे उड़ा ही नहीं जा रहा।
वो इतनी बेचारी ज़ईफ हैं, वो उनसे उड़ा भी नहीं चाह रहा, लेकिन वो हैं और वो खुद कह रही है हमें मार दो, Reflexes बहुत तेज है हो लेकिन। गया, मार दो हमें, हमसे अपना वजन नहीं बर्दाश्त हो रहा है। वो कौन सी मक्खी है इतनी मच्छर बड़ी? बेचारा मर जाता है, मक्खी नहीं मरती, मैं बहुत तेज कहती हूँ, रिफ्लेक्सेस 8 मक्खियों के साइज की एक मक्खी देखी मैंने। अब मक्खी मच्छर पे रिसर्च करनी है या ब्रेक वो लेना है? एबनॉर्मल मक्खी है, कोई खास ब्रीडर्स पे भी हम शो करेंगे, कोई पता है अगर आपको पता हो तो प्लीज हमारा शो देखते रहे वैसे, क्योंकि मैं मॉडर्न कुड़ी आते मॉडर्न शो करन चलनिया। See you after a short break. Welcome back after the break. 365 न्यूज़ पे राइज एवरीबॉडी एंड शाइन विद अस। थोड़ी देर में हम बात करेंगे वैसे कि हमारा ये जो साल ये जो चल रहा है ये आगे दुनिया के लिए कैसा है, जो यूएस चाइना डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ट्रेड वॉर और बहुत सारी बातें जो सुनने में आ रही हैं, इससे ये साल कैसा गुजरेगा, आगे क्या होने जा रहा है, बिल्कुल थोड़े से हिंट ले ही लेंगे। इसके अलावा गोल्ड पे भी बात करेंगे कि गोल्ड के रेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं सुहेब, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो उसकी क्या ऑप्शंस है और लोग उसकी तरफ जाने लगे हैं। क्या उसके प्राइस भी तो नहीं बढ़ रहे हैं अब इसकी वजह से कि लोग उस तरफ जाने लगे? और ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है वो, उस पे सब बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बात करेंगे एक और चीज जो बढ़ रही है बड़ी तेजी से। डेंगू मलेरिया में तो चलो एक मच्छर का कसूर है, लेकिन पोलियो में तो हमारा कसूर है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हैं? पोलियो केसेस जो बढ़ रहे हैं और खत्म नहीं हम कर पा रहे, उसकी वजूहात हैं, और उसकी वजूहात ये हैं कि कल जैसे डेटा से पता चला कि तकरीबन 44,000 जो फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने पोलियो को ड्रॉप्स को रेजिस्ट किया, यानी वर्कर्स उन तक पहुंचे, उनके बच्चों की जान, उनका मुस्तकबिल बचाने के लिए वर्कर्स पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पिलाना अपने बच्चों को। अच्छा, इसमें एक और हैरानकुन बात क्या है कि 44,000 में से 34,000, नादिया कहां से, आपके आइडिया बताएं मुझे, 34,000 कहां के वालिदैन होंगे जो कहेंगे कि हमें नहीं पिलवाने? जहन में लगता है मे बी पंजाब, लेकिन नो, इट्स हियर कराची से, यानी कराची में 34,000 पंजाब में फैमिलीज नहीं, ऐसी हैं कि जो अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलवाना चाहती, इस दौर में जब इंफॉर्मेशन इतनी उस तक रसाई सबकी है, सबको पता है कि कितने जरूरी है पोलियो ड्रॉप्स उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और पता है ये आसान नहीं है ना करना, क्योंकि मैंने देखा है पोलियो वर्कर्स नहीं जान छोड़ती, इतनी मेहनत करती हैं, इतने परसिस्टेंटली बार बार आएंगे, सवाल करेंगे, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन ये कि फिर मैं सोचती हूँ कि इनको ना करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, जिद की होगी, जहन में क्या चल रहा होगा, बिल्कुल, और बदतमीजी की होगी बिल्कुल ऐसे। और जबरदस्ती की होगी। और स्कूल्स में तो मैंने खुद देखा कि अच्छी खासी आपकी लीड क्लास, अपर मिडिल क्लास किस तरह प्लान करके बच्चों को छुट्टियां करवा रहे थे कि ताकि पोलियो ड्रॉप्स मिस हो जाएं। प्रिंसिपल उनको इन्फॉर्म करते थे, हम सब पेरेंट्स को मैसेज आता था कि जी कल पोलियो वर्कर्स आ रहे हैं, आप बच्चे को चाहें तो छुट्टी करा दें। नहीं, वो तो इसलिए है ना कि वो समझते हैं उनका तो सारा कुछ वीआईपी हो रहा है ना, उनकी तो वैक्सीन भी सब वीआईपी हो रही है, वो तो इस पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। हालांकि प्रिंसिपल को कहना चाहिए कि नहीं जी, ये हुकूमत की तरफ से बच्चा मैंडेटरी आएगा, कल छुट्टी नहीं होगी, नो मैटर व्हाट। बिल्कुल ऐसी है। तो तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद ने ज्वाइन किया है। अली भाई, ये जो कल डेटा सामने आया, हम सबको तशवीश इस बात की हो गई है कि चलें ऐसा रूरल एरियाज में कहीं होता जहां एजुकेटेड ना होते लोग, उन्हें अवेयरनेस ना होती तो ठीक था, समझ आती बात, लेकिन 34,000 फैमिलीज कराची से उनका ताल्लुक है और वो पोलियो ड्रॉप से पिलवा रहे बच्चों को। अजीब बात है। अली भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आप आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो जी, इससे पहले आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि 34,000 जो फैमिलीज का अभी डेटा सामने आया, ये तो बहुत ही हैरानकुन है, अलार्मिंग है। और कराची शहर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ के लोग। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची शहर में ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ज़्यादा लोग आबाद हैं, और फैमिलीज भी बहुत हैं। अब मेरे हिसाब से जो डेटा आया है, जैसे आप हैरान हैं और हैरानकुन है, वैसे ही मैं सरप्राइज हूँ कि वाकई इतनी फैमिलीज ने मना किया है, मगर इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको उसकी एनालिसिस बताऊं जो डेटा शायद आया हो। यहाँ कराची में काफ़ी लोग एजुकेटेड लोग रहते हैं, बसते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक अर्बन से वो अपना क्या कहते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ पाकिस्तान, और वर्किंग क्लास है, काम करते हैं सब, वर्किंग क्लास है, एजुकेटेड सबसे ज्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको डिफेंस क्लिफ्टन की, केडीए की, पीसीएचएस की और थोड़ी ऐसे जगहें जहां आपको लोग मिलेंगे, नॉर्थ नाजबाद की, वहाँ पोलियो वर्कर्स आते हैं, मगर उनको किसी वजह दिए बगैर मना करके भेज दिया जाता है।
वो वजह ये होती है कि वो ऑलरेडी अपने एक वीआईपी तरीके से या प्राइवेट तरीके से पोलियो ड्रॉप्स एडमिनिस्टर करा चुके होते हैं अपने बच्चों को, तो वो शायद उस मद में या उस चीज में उनको काउंट कर रहे हैं कि ये लोग नहीं पिला रहे या उन्होंने मना कर दिया, ये वजूहात। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कराची शहर में खास तौर से ऐसा हो रहा होगा कि इतनी ज़्यादा फैमिलीज ने मना किया होगा। मना अगर नहीं अवेलेबल होंगे, इसलिए कि यूजली यहाँ आप जाते हैं तो एक फैमिली जैसे खैबर पख्तूनख्वा हो जाए या बाकी जगह हो, आपका वालिद वालदा या किसी गांव में आप जाएं तो वो वालिद वालदा खुद दरवाजा खोलते हैं, वालिद वालदा से खुद बात कर रहे होते हैं। यहाँ कहते हैं घर पे नहीं है, घर पे है ही यहाँ ठेकेदार खोलते हैं, यहाँ कोई और खोलता है या ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। मुझे जरा पीसीआर आप भी कंफर्म कीजिएगा, कराची ईस्ट के इलाके हैं ना इनमें जो जिसके बारे में, तो मुझे बताएं ये ईस्ट के इलाके हैं अली भाई, यहाँ तो बहुत गुलशन के और इस तरह के, मतलब यहाँ तो लोग बड़े अवेयर हैं, तो ये वो लोग तो नहीं है जो रेजिस्ट करें। और देखिए 34,000 फैमिलीज का मतलब ये है कि एक घर में अगर 2 बच्चे भी हैं ऑन द एवरेज, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 60-70 हजार तो बच्चे ये हो गए जिनको पोलियो ड्रॉप्स। मगर मेरे हिसाब से कुछ ऐसे होंगे जरूर, मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे हैं जिन्होंने ये किए, यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं, अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, समझ गए नहीं करें ना अली भाई, करें वो वर्ड यूज, अब बताना पड़ेगा उन लोगों को। पढ़े लिखे जाहिल की बात कर रहे हैं ना आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अली भाई एक और बात भी हुई ना, देखिए पहले तो यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज थे तो कराची वाले दूसरे शहरों में बस गए, अब क्योंकि यहाँ इतनी माशाल्लाह प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, बहुत शहरों से लोग कराची शिफ्ट हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से बहुत सारे लोग यहाँ माइग्रेट भी तो कर गए हैं, तो उसमें उनका भी शेयर होगा इसमें, उसमें भी रोल हो सकता है। उसके अलावा देखे इन्होंने जो इतने भी ये ईस्ट जब आप कहते हैं ना, तो उसमें वो थोड़ा वो एक अगवान बेल्ट भी आती है जहाँ थोड़े वहां से लोग आके बसे, वहाँ की बस्तियां भी हैं, इसलिए अगर आप इनके स्टैट्स उठा के देखें तो वो सिर्फ पक्के मकानात वगैरह नहीं, वो और कोशिश भी ये करते हैं कि जहाँ अवेयरनेस नहीं हो वहाँ ज्यादा क्रिएट करे। तो जो कच्चे आबादियाँ, बस्तियां, अगवान जहाँ से आके बसे हुए, उधर भी जाके ये कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वहाँ की कुछ स्टैट्स आए हों, मगर देखिए मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखें ये बिल्कुल, ये तो एक खबर आई है और ये चीज आई है कि इतने लोगों ने यहाँ मना कर दिया, मगर आप सारे सूबों में देखें, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, हर जगह, सिंध में सबसे कम रेट है पोलियो का, कराची में सबसे कम रेट है पोलियो का कंपेयर्ड टू इन द एंटायर ऑफ पाकिस्तान। नहीं अब वो सही कह रहे हैं अली भाई, एक और मुझे बात बताइए, जो 34,000 की अभी हम बात कर रहे हैं, यानी कि 74,000 बच्चों की, तो अब इनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाने तो है लाजमी है ना, तो सिंध हुकूमत क्या इकदाम कर रही है वहां तक साल, और अभी वो तो लास्ट टाइम तो फंडिंग की भी बात की थी कि वो भी खत्म हो रही है, अब तो और मसला हो जाएगा, यही साल है फिर, मतलब फिर क्या। अच्छा अली भाई, तो ये हाँ खैर पहले इनका बताएं, मैं आपको बताती हूँ उनको खतरे पिलाने के लिए क्या इकदाम फौरी तौर पर, वॉर फुटिंग्स पे क्या होगा। देखिए हम ऑलरेडी इस पे बहुत वर्क कर रहे हैं, इस पे हम गांव देहातों में, शहर में, हर जगह हमने एक तो अवेयरनेस कि लोगों को पता हो, हमने रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं उनको, कुछ लोग कहते हैं कि शायद हराम है या कुछ गलत बात है, रिलीजियस स्कॉलर्स को हमने ऑन बोर्ड लिया, उनके फतवे, बाकी चीज़ें बताया, जो लोगों के अगर रिलीजियस लोग हैं उनके जहन में अवाम है तो वो क्लियर हो। डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया कि वो अवेयरनेस क्रिएट, पहली चीज़ अवेयरनेस कि क्लियर किया जाए कि ये एक चीज़ मैंडेटरी है, आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है अली भाई अभी तो है ना, जरा थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी, और मैं आपको अंदर की बात मैं आपको बता रही हूँ, 2 चीजें, एक तो ये कि स्कूल्स जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसको कुछ खास इनकरेज नहीं कर रहे, वो बता देते हैं कि जी कल वर्कर्स आ रहे हैं, आप बच्चे को बेशक ना भेजें, ये नहीं होना चाहिए। स्कूल को आप प्लीज इस दफा नोटिस भेजें कि एक भी बच्चा एब्सेंट हुआ ना तो वो उसके ऊपर एक्शन है, स्कूल के लाइसेंस कैंसिल करें अगर इनकी अटेंडेंस पूरी ना हुई। ये प्रिंसिपल्स जो है ये बच्चों को, पेरेंट्स को बता देती हैं, पहले मेरे साथ हुआ है। और ये कि मैं कहती हूँ, मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन बता रही हूँ, क्विक वन। दूसरा ये कि जिस फैमिली में बच्चे पोलियो के ड्रॉप्स नहीं लेंगे ना, उनके मोबाइल कनेक्शन बंद कर दें, देखिए कैसे जान निकलती है, ऐसे आप उनकी ना पकड़ लें उनको, शहरक को ना, कि भाई ऐसी की तैसी तुम्हें लेने पड़ेंगे पोलियो ड्रॉप्स, है ना। हमारी गेस्ट बैठी हुई हैं,
जी बिल्कुल बिल्कुल नादिया, ये आपकी सबकी बात जान सही- मोबाइल फोन में, बंद कर दें। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है और ये अच्छे आपने है रिकमेंडेशन ना? दी हैं, मैं Thank you. नोट भी कर लिया, इंशाल्लाह जी, इसको please. आगे भी पहुंचाएंगे। और जनरली भी ट्रैवल हो गया, कहीं आप मुल्क से बाहर जा रहे हो, बाकी सब चीजें हो, उसमें भी उसको लाजमी कर दिया है, बाकी सब चीजों में भी उसको लाजमी बस कर दिया एक है। दो तीन चीजें बता दें कि यानी मिसकंसेप्शन क्या, यानी एक तो यह है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है इससे अगर आप ड्रॉप्स पिलाते हैं। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीन चार चीजें कौन सी आप फोकस कर रहे हैं जो दूर करने की जरूरत है इस इबहम को? अजीब अजीब लोगों ने जहन में खदशात बनाए हुए हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कि वो अब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट थ्योरीज हैं, उनकी डिफरेंट जहन साजी हुई हुई है, कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट से, कुछ हेल्थ से है, पॉपुलेशन कंट्रोल एक आपने एक बिल्कुल अच्छी चीज़ बताई, बच्चे के लिए अच्छा खुद नहीं है, उसकी सेहत के लिए। कुछ लोगों ने तो ऐसी भी कंस्पिरेसीज बनाई हुई है कि इसमें डालते हैं तो वो फॉरेन एजेंसीज को कोई चिप बनकर चली जाती है, चिप आ रही ऐसी है किसी- ड्रॉप्स में। क्या मतलब अपने बच्चे के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, यानी जिंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए बिल्कुल, लोग आ रहे हैं आपके ये पास। नहीं सोच रहे कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चा माजूर हो गया, पोलियो हो गया तो क्या होगा, और आप उसकी जिंदगी के लिए इतने गलत फैसले कर रहे हैं। कैन यू लिव विद दिस? और बहुत शुक्रिया, मैं तो अली अभी भाई, अनाउंस आपने कर रही हूँ शो पे कि मैंने कीनू को ड्रॉप्स पिलाए हैं जितनी दफा वर्कर्स हमारे घर आए हैं। पूछ लें। बिल्कुल ऐसे ही है ये, यानी ये तो ये इस तरह है कि प्यासा जो है कुएं के पास जाता है ना, जी। यहाँ कुआं चल के आ रहा है, प्यासी के पास वगैरह नहीं, मैंने पानी नहीं पीना। एवरी यानी टाइम। कितनी अजीब बात। अच्छा, वो उसका इख्तियार भी नहीं है जिसको जरूरत है। बच्चा तो बेचारा बच्चा है, जिसको जरूरत है वो बता भी नहीं सकता कि मुझे जरूरत है। वालिदैन जिनको शऊर है, भाई सोचे कुछ आपके बच्चे की जिंदगी के लिए। आप अगर माजूर अल्लाह ना करे किसी फैमिली को देखें जहां पर माजूर बच्चे हैं, कितना सफर करती है वो फैमिली, मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है वो किसी फैमिली। भी फियर को रखें एक तराजू में एक तरफ, और दूसरी तरफ जिंदगी भर की disability। माजूरी बच्चे की। आप ये कि अच्छा ये हो सकता है अगर ड्रॉप्स पी लिए, लेकिन अगर नहीं पी और माजूर हो गया, सारी जिंदगी चल ना सका, तो ज्यादा खतरा किसमें, डर किससे लग रहा है, जान किससे जा रही है? इससे, खतरे से, माजूरी से। मत करें ऐसे। भाई हम अपना काम करते रहेंगे और पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाते रहेंगे। पोलियो ड्रॉप्स प्लीज पिलाएं, आपसे इल्तिजा करते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा अब कानून को भी हरकत में आना चाहिए और सख्ती होनी चाहिए। हमने तो देखो शो में कहा कि फंडिंग खत्म हो रही है, तो अगर ये मुहिम ही रुक गई तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? हमें इसको फौरन निकालना है अपने मुल्क से। ये नासूर है, और ये इन लोगों की वजह से, हर क्लास के मैं बंदे की बात कर रही हूँ, जिसने पोलियो ड्रॉप्स को ना किया उसकी वजह से सबको जो है ना भुगतना पड़ेगा। तो एक ब्रेक अब हमने लेना है राइज एंड शाइन पे, और ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा थोड़ा सा गोल्ड प्राइसेस की भी बात होगी, और क्या कहता है मुस्तकबिल, क्या बता रहा है, इस पर भी बात होगी आफ्टर द ब्रेक। राइट। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भूल जाती हूँ बस, ये वापस इतना अर्सा हो गया ना मॉर्निंग शो किए हुए, याद तो रहेगा। ये मतलब गुड इवनिंग गुड नाइट वाली बात है, तो ये गुड कुछ टाइम मॉर्निंग। लगेगा। गुड मॉर्निंग। हाँ, क्योंकि मैं मॉडर्न कुड़ियां ते मॉर्निंग शो करन चली हैं, मॉर्निंग शो ते कैपुचिनो भी पी रही हैं मैं मॉडर्न कुड़ियां। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब हम जरा थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं अबाउट ज्वेलरी। तो आपको कोई इंटरेस्ट है ज्वेलरी में? असल में मुझे तो ये एक खबर पता चली कि 2.5 लाख से भी ज्यादा, अब 3 लाख रुपए पे चला गया सोना। तो 3 लाख से भी ऊपर 2000 जा रहा है। में 2000 में ये 2000 में 6000 का होता था, और तब भी हमें महंगा लगता था, लेकिन फिर भी लोगों के लिए अफोर्डेबल था। और तब इमिटेशन ज्वेलरी एक ऑप्शन नहीं थी शादियों में। बच्चियों की जब शादियां होती थी उनको गोल्ड दिया ही जाता था, 2-3 सेट होते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद सेटों की तादाद कम हुई, फिर वजन कम हुआ, और उसके बाद सेट ही गायब हो गए। बस लोगों ने फिर गोल्ड देना ही छोड़ नाम दिया। का ही सोना, इतनी पतली पतली चीजें। लेकिन अब मुझे पता है 3 लाख अगर पर तोला चला गया है, या 3.5 भी अभी 3.25 भी हो जाएगा, ये कहा जा रहा है, तो फिर डिजायर लोन लेने की पोजीशन नहीं होगी ना लोगों की, कैसे पता है लेंगे? फिर, और इसीलिए कि लोगों को अब देखो शादी वाले दिन तो पहनना थोड़ा भारी है, तो लोग फिर ऐसे बना रहे हैं चालाकी से कि मैंने देखा 1-1 तोले में भी सेट बन रहा है, आधे तोले में भी बड़े बड़े सेट बना रहे हैं। क्या करें, लोग मजबूर हैं, लेकिन फिर उसके बाद चोरी से भी डर लगता है। ये भी है, लेकिन ये इट्स नॉट अफोर्डेबल एनीमोर किसी भी क्लास के लिए। तो फिर आया अल्टरनेट, उस पे लोगों ने फोकस किया, तो वो क्या है? उस पे हम बात करेंगे। फराज लतीफ हमारी आज गेस्ट हैं। फराज कलेक्शन जो है इनकी ज्वेलरी बनाती हैं, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन करती हैं, इमिटेशन ज्वेलरी है, गोल्ड की तरह दिखती है, ब्राइडल सेट है जी, ब्राइडल सेट लेकिन इसमें गोल्ड नहीं है, तो ये अफोर्डेबल है। सही कह रही हूँ? गोल्ड पॉलिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। ठीक है।
ठीक है ना? हाँ, तो वो मेरा फ्लो खराब हो रहा है। क्या पता है वापस उस फ्लो के साथ आते हैं कि सही है ये बात। बिल्कुल ऐसे हैं? ही ये है एक ऑप्शन है कि बढ़ा है जरा रुझान इसका ट्रेंड। जी। अब गोल्ड के प्राइस इतने हाई हो गए हैं कि हर किसी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, तो लोग इस तरफ आ रहे हैं इमिटेशन ज्वेलरी की तरफ। और जो ये मेरी ज्वेलरी है, मेरी कलेक्शन, वो टोटली सारी गोल्ड प्लेटेड है। इस पे हमने गोल्ड पॉलिश की हुई है। हाँ, क्योंकि मुझे और तो ये इसके- भी पता है ना इसकी टाइप्स क्या हैं कि जब ब्राइडल के लिए ब्राइडल जी। वो जो सेट होते हैं उसमें बाजार में ऑप्शंस क्या हैं, या डिजाइनर्स आप जैसे जो हैं ज्वेलरी डिजाइनर्स लेवल बताएं कि एक ये होती है, फिर ये होती है, फिर उसकी टॉप। जी, ज्वेलरी में भी कैटेगरी होती ना? है, वही। जी ऐसे ही है। वेडिंग के हिसाब से हमें ब्राइडल सेट जब डिज़ाइन करना होता है और गोल्ड विद गोल्ड पॉलिश, गोल्ड एक तो प्लेटेड। होती होगी ना बिल्कुल सादी जिसमें गोल्ड पॉलिश नहीं होती होगी, है नहीं नहीं, हमारी सारी गोल्ड प्लेटेड सही, है, सही। लाइफ टाइम गारंटेड है पॉलिश की। तो महंगी भी होगी फिर? नहीं, रिजनेबल है मुझे मार्केट में प्राइस। भी बताएं कि वैसे लोगों के पास क्या ऑप्शन होती है, जी, कि जी। कैटेगरी सबसे सस्ती क्या है? सबसे सस्ती नहीं, हमारे प्राइजेस बहुत। नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम जी। जनरली बात कर रहे हैं कि अगर कोई बाहर से लेना चाहे तो इमिटेशन ज्वेलरी फॉर ब्राइडल फॉर ब्राइड, जी। उसकी क्या कैटेगरीज है? देखिए, इसमें क्वालिटी भी बहुत वही काउंट ना? करती है। जी, जी, जो बेस्ट क्वालिटी होती है उसके थोड़े से प्राइस हाई होते हैं, और इतने हाई नहीं होते, बट ये कि ब्राइडल सेट की बात कर रहे हैं तो उसमें आप 5000 से स्टार्ट होती है, फिर वो ये जो 10,000 लगा हुआ है, ये कितने का है ये वाला? कौन वो सा जो बड़ा सेट है ये रानी ट्रेडिशनल वाला। लुक है, हाँ। और ये गोल्ड प्लेटेड है। रानी हार है ये जुहेब, रानी हार। ये ब्राइडल सेट है। हारों के भी ना नाम होते हैं। नहीं, रानी कितने का है ये? हार, कितने का है? 9 लाख ये इसके प्राइस ऑलमोस्ट 20,000। सोच के बोला आपने, कहीं बढ़ा तो नहीं दिए? हमने स्पेशल नहीं, देखिए गोल्ड से या तो कम कर कम दिया। है, हाँ, गोल्ड बहुत तो कम है। कुछ ज्यादा ही हाई होता चला जा रहा है, कम नहीं होगा, इसके प्राइस हाई होते चले जाएंगे। लेकिन मतलब 5,000 से लेके आप इसको 20,000 में अच्छा एक अपनी बच्ची की शादी के लिए फॉर द इवेंट ऐसा सेट लें कि कोई बता नहीं सकता माइकल लाल के ये गोल्ड नहीं है। बिल्कुल बात तो ऐसे ये ही नहीं है, कि बच्चियों के बिल्कुल लिए पता ऐसे है ही क्या, है। जी। बच्चियों के लिए एम्बैरेसिंग हो जाता है। जी, ऐसे ही सारी है। जिंदगी आप दूसरों को तस्वीरों में देख के, इवेंट्स में देख के आपको लगता है यार मैंने अपने इतने इंपॉर्टेंट दिन पे मुझे फेक ज्वेलरी नहीं पहननी, बट बेटा यकीन करो जिनको तुम देख के सड़ रही हो ना उनके भी फेक ही हैं। सच्ची बता रही हूँ मैं, कोई नहीं ज्यादा नहीं पहन रहे। हमारा टर्किश स्टोन पे भी काम हो रहा है, और इस पे जो मेकिंग हुई हुई है वो टर्किश स्टोन के साथ क्रश स्टोन भी हम यूज़ करते हैं, सारे ओरिजिनल स्टोन्स हैं, हमारे पर्ल भी जो ओरिजिनल है। नहीं, मुझे पता है खवातीन के ये गोल्ड सुन के क्यों मुतमईन होती हैं? वो बहुत सारे स्टोन्स है, जैसे आपने नहीं, कहा, नहीं, बहुत हमारी सारे- अम्मी खुश होती थी, या तो हमारी नानी इन्वेस्टमेंट खुश के लिए, होती थी, अब नहीं हमारी होती या तो दादी खुश इन्वेस्टमेंट अब के वो लिए कि प्राइस भाई ये- देख कर ना खुश नहीं होती हैं, वो कहती हैं ठीक है हमें इमिटेशन ही चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो बजट में गोल्ड आ रहा है ना उसमें वो सेट बनेगा ही नहीं, तो वो कहती है कि यार मुझे लुक भी तो चाहिए ना ड्रेस के साथ, तो कोई बात नहीं, मैं इमिटेशन पहनती हूँ, आप जो मुझे दे सकते हैं वो दे और दें। ये ऐसे ही रहेगा कलर इसका? जी बिल्कुल, लाइफ टाइम गारंटी है गोल्ड पॉलिश की। क्या बात है। और ये मतलब लाइफ टाइम, कराची जैसे वेदर में भी यहाँ तो जूते, बैग, ज्वेलरी कुछ नहीं बचता जी, है, काला नहीं होगा। काला नहीं होगा, ये गारंटेड है। सच पता। और ये डिजाइनर ज्वेलरी For है। months। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप, मैं ये वेयर की हुई हूँ, ये कोई 6 मंथ से ज्यादा हो गया मुझे। क्या बात है। अपनी दोस्त के पास मैं टेस्ट के लिए रखवा रही हूँ, सी व्यू पे रहती है, कुछ नहीं बचता वहाँ, हर चीज खराब होती है, मैं बेच रही हूँ तुम्हें, फिर किरण खान के नहीं, पास थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। हाँ, वो लेकिन बताओ ना। ऐसा है कि इसको थोड़ा सा कवर करके क्या करें। शॉपर में जो जिबर बैग होते हैं ना, उसमें हमें ज्वेलरी रखनी पड़ती है। थोड़ा सा प्यार दे ज्वेलरी और को, स्पेन ये के वेदर में हाँ, चलेगा। है ना, ये थोड़ा प्यार बिल्कुल दें। सही बात है कि बड़े प्यार से ये बनाई भी जाती है और इसको प्यार से रखना भी पड़ता है। नहीं, स्पेन के वेदर में चलेगा ये? स्पेन में जाएगा तो बहुत गुस्सा उनको होगा कि बेग तो तुम इतने दूर रह रहे हो, और वहाँ काम से कर रहे हो, क्यों? मुझे इमिटेशन ज्वेलरी बेच रहे हो। ये क्या बात हुई। नहीं, लेकिन लुक वाइज भी तो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ना, जैसे कि हमारी इसमें- कलेक्शन जी। है। तो आपने कहा कि इसको केयर से रखना है, तो इसको ये कि नमी हवा से बचाएं, आप बिल्कुल ऐसे टेम्परेचर ही। का ख्याल रखें, को कपड़ा भी होता है, वो अंबर बता रही थी, खास No, no, कपड़े no, में रखो। जितना आप पॉलिथीन की जो बैग होते हैं, जिबर बैग, उसमें आप उसमें रखेंगे ना, कपड़ा यूज करने की और जरूरत व्हाइट गोल्ड का भी इमिटेशन आप बनाती हैं? व्हाइट जी, गोल्ड का? जी व्हाइट गोल्ड पे भी हम काम कर रहे हैं, और ज्यादातर हमारी जो फेमस हो रही है, जिसकी डिमांड है, वो टर्किश स्टोन है। अच्छा, वो शादी पे पहन रही है लड़कियां या वलीमे पे या Turkish stone। पार्टी ये जो ग्रीन इसके अंदर है? जी जी पे? बिल्कुल तुम बड़ी चमक रही हो माशाल्लाह। टर्किश स्टोन पे हम बात काम ध्यान कर से रहे हैं। जाना, लग रहा है तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सोना है, इट्स अट्रैक्शन फॉर
गुंडाज डाकू, बहुत ख्याल से बच्ची जाना। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे हम गोल्ड जो है ना बिल्कुल सेफ नहीं है। गोल्ड पहन के कोई भी नहीं निकल सकता बाहर। ये ज्वेलरी पहन के आप आराम से बाहर लेकिन निकल पता सकते सामने हैं। डाकू भाई को थोड़ी पता है जी। कि ये फेक है, उनको तो गोल्डन गोल्डन नजर आ रहा है, तो वो मैं कहती तो हूँ ये आप भी ना आराम पहने से आप दे बाहर सकते हैं ना सिग्नल पे। फिर उसको आप दे आराम क्यों से दे? दे सकते हाय, हैं। क्यों दे? मतलब आराम से आ जाओ डाकू, आ जाओ, आई एम गोल्ड रिलैक्स। नहीं दे सकते। नुकसान पहुंचा सकता है ना, लेकिन भाई, देखिए ना खौफ आता है, वो डर आपको लगता नुकसान है। पहुंचा सकता है। वो डर के आ रहा है, डरा हुआ है अंदर से वो। आपने जरा सा कुछ ऐसी एक्टिविटी की मैं तो तो ये कि कहती हूँ imitation भी ना हाँ, पहने। ऐसी जगह पहने, बस जहाँ पहनने के बाद उसके बाद फिर ये मतलब थोड़ी पर्स में रखें। और भाई एक बताऊं, हमारी शादी में क्या हुआ, एक हमारी आंटी आई अब सुन लो अब ये यार। पुराने अच्छा मसला ये कि देखिए नई बच्चियां तो अब समझ गई कि इमिटेशन में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो पुरानी औरतें हैं ना उनको अभी भी लगता है कि हमारे लिए इज्जत जो है ना, वो गोल्ड अगर में। हम किसी शादी पे गए हैं हमें गोल्ड पहनना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी एक आंटी आई गुजरात से एक शादी पे, सामने की बात है, टेबल पे रखा उन्होंने हार उतार के ज्वेलरी, और थोड़ी देर बाद गायब हो गई ज्वेलरी, और शादी में एक हंगामा, परेशानी। और वो जब उनसे पूछा आंटी कि क्या हुआ, ये वो कहती है मैं किसी से मांग के लाई थी। अरे यार। क्यों मांगा, ऐसा क्या जरूरी था आंटी को कि उनको शादी सारा पे गोल्ड शादी का पहनना माहौल ही था? खराब कर दिया। लेकिन नहीं, उनका कुछ वही सोच है families ना, में है जी, ये चीज़। उनको यही ये था कि रिवायत चली आ रही है। जी, वो पुरानी रिवायतों की जो खवातीन होती हैं उनको ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी गोल्ड और किसी से गोल्ड मांग के कितना लाना, पहना हुआ है borrow उनको करना बहुत किसी काउंट की। करता और है फिर अब ये पूरी चीज़। शादी में सबको आपने मशकूक बना दिया ना। जी, जी, देखिए जी, हर कोई सोच रहा है कि शायद इतनी मेरे ऊपर मैं बदमज़गी शक्की हुई। उसमें आ गया। रोहित, हमारी जी। सोच है कितनी हाँ, उसके बहुत बाद बिल्कुल मैं बदमज़गी समय और अंदाजा कर सकता embarrassment हूँ। हुई कितने लोगों के लिए। अब जिसने नहीं भी किया ना, वो भी एक अजीब सी उसकी कैफियत है कि मुझे शायद मेरे ऊपर ही सोच रहे हैं कि मैंने कर लिया। मुझे ये बताएं कि अब गोल्ड महंगा होने के बाद आपकी मार्केट तो यानी फिर बढ़ गई ना। फायदा जी तो आपको बिल्कुल लग रहा ऐसे ही फायदा है। तो आपको। है। कितना बिजनेस कर रहे हैं? हर बात बताने कितने वाली परसेंट नहीं इजाफा होती हुआ है? है। कितने परसेंट इजाफा हुआ है आपके सीक्रेट business भी में? होता है। अच्छा ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं या दुल्हने आपके पास आके Online। ट्राई कर सकती हैं? नहीं नहीं ऑनलाइन होता ये है। कैसे मजा जी। कैसे आएगा, वो तो ट्राई करना होता है। नहीं आती हैं हमारे पास क्लाइंट जो हमारी ब्राइडल हैं वो आती हैं हमारे पास ऑर्डर के लिए। फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आपका ड्रेस कैसा है, आपका जो आउटफिट है वलीमा रिसेप्शन का है, उस हिसाब से हम उनको सेट डिज़ाइन करके देते हैं ब्राइडल के लिए। और उनकी वेडिंग का है तो उस हिसाब से हम कितने बना के परसेंट देते इजाफा हैं। हो गया ये तो बता सकती है ना? जी? कितने परसेंट इजाफा हो गया सेल परसेंटों में में आपकी? बात नहीं होती। चलो ना, मैं बताना नहीं चाह रही ना। लेकिन मतलब काफी बूम आया है आपके। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। डिमांड बहुत तकरीबन है। डबल हो गया जैसे हमारी ज्वेलरी की जो डिजाइन है ना, इवन वो मार्केट में भी आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा अब ये जी। देखिए, एक बच्ची को गोल्ड देने का एक मकसद ये है कि जी ये सिक्योरिटी उसके लिए सेफ्टी है, उसको कभी भी जरूरत हो तो वो उसको यूज कर सके। तो ऐसे में कुछ फैमिलीज इतनी समझदार हैं, पता है ज़ोएब क्या कर रही हैं, बच्चियों को दे रही हैं गोल्ड बार्स और साथ में इमिटेशन ज्वेलरी के पहनने के लिए तुम ये रखो, गोल्ड बार्स तुम्हारे लिए एक सिक्योरिटी है। जी, वो कितनी अच्छी बात है। और ये कि वैसे भी जब गोल्ड का सेट बनता है तो इतना ऐसे ही वेस्ट है, होता है, बिल्कुल। ज्यादा बेहतर है कि बच्चियों को शादी पे आप गोल्ड बार्स दें एंड ये पहनने के लिए ये जी नहीं इमिटेशन पे ज्यादा लोग जा रहे हैं ना। वही ना, इसीलिए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो सही कह रही है मैं ना भी कि- आपके साथ हूँ फरा, मैं आपकी पार्टी में हूँ। मानसा मैंने अभी आपके फेवर में बात की है। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। दोबारा देखिएगा। बिल्कुल सही की मेरे बात साथ ही रहिएगा आप। जी जी बिल्कुल, आप आगे YouTube भी पे- मेरे साथ ही YouTube रहिएगा। पे देखिए कि मैंने बात क्या की है, सुनिए आप दोबारा रिमाइंड करके इनको आपको भी बिल्कुल। कोई ज्वेलरी पसंद आए तो जरूर ऑर्डर कीजिएगा। मैंने तो ऑर्डर क्या पकड़ मतलब? लिया है। गिफ्ट करें ना आप, ऑर्डर की क्या बात है? गिफ्ट करें आप फौरन नादिया को। हाँ बस मेरे कानों का मसला है कि मैं ज्यादा भारी ज्वेलरी नहीं पहन सकती। अपनी स्पेसिफिकेशन बता देना दिया उसके पता है, हिसाब से। मेरी अम्मी को ये मसला था कि अम्मी ज्वेलरी नहीं पहनती थी। अम्मी कहती थी मुझे उलझन होती है। अच्छा। मैं कहती थी अम्मी ये क्या बात है, औरत का गहना है जेवर, उलझन ऐसे कैसे होगी? और अब मेरे साथ सेम वही मसला हो गया कि मैं अंगूठियां पहनती हूँ मुझे घबराहट होती है। अच्छा। मैं कुछ ये पहनती हूँ ना इयरिंग्स, मुझे लगता है कि कुछ खिंच रहा है। अब गले में उलझन। अब मैं नहीं ज्वेलरी पहनती। फैसल कहते हैं मैं लकीएस्ट आदमी हूँ दुनिया का, मेरे मियाँ से पूछो कि कि हाँ, मेरी जी। बीवी को गोल्ड का अच्छा डायमंड। मैं सैरिश को भी टर्किश शॉपिंग बीड्स के अच्छा ब्रेसलेट बहुत शुक्रिया यहाँ से आप मुझे कोई मैसेज मैं दे तंग होती हूँ। अब भाई, मुझे वक्त- पसंद ही नहीं कुछ स्किन पे ना, मैं इरिटेट होती हूँ। वक्त की ही किल्लत रुको मैसेज अब सब कह रहे होंगे आदमी नादिया कितना बनो। बिल्कुल बिल्कुल। वो पता टाइम से भाई आता है। शुरू में मुझे भी शौक था, लगन थी, फिर खुद ही खत्म हो गया शौक। तो कोई बात नहीं, आप भी बेगम के पहले शुरू में शशके उठाएं, जरा थोड़ा सा उनको पैम्पर करें, बाद में खुद ऐसे ही। एक गोल्ड की मैं बात बता रही हूँ जी आपको, जी एक गोल्ड की पॉइंट बात, वाली हाँ। राज है, खास है, राज सीक्रेट नहीं है। है। मार्केट में अक्सर हमारे जो क्लाइंट हैं वो यही कहते हैं कि मार्केट में जो गोल्ड के डिजाइन आए हुए हैं ना, आपके जो डिजाइन है ना थोड़ा सा मॉड लुक है। गोल्ड में नहीं मिलेगा। गोल्ड में नहीं मिलेगा आपको ये डिजाइन। मुझे बताया गोल्ड गिरा हुआ कहाँ मिलेगा? किस मार्केट के बाहर ज्यादा गोल्ड गिरा हुआ ये मिलता सवाल है? फरा से पूछना चाहिए कि आपने कभी सियासत में आने का सोचा? नो 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 आप ट्राई करें। मेरा कोई इरादा आप नहीं है सोचें कुछ है आप में क्योंकि खास। मैं सीक्रेट रख रही भाई हूँ देखिए- बहुत सारी चीजें।
हमारी गवर्नमेंट बात भी नहीं बता देखिए, बात गोल्ड डिगर्स promotion कर तक रही हूँ गोल्ड मैं। डिगर्स तक जा रही है, बात गोल्ड डिगर्स तक जा रही है, इसको यही रोक ले। एक ब्रेक हमने लेना है। गोल्ड डिगर्स बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। पर अब फिर नादिया break वही में वो कुछ वाली लेके जा बातें रही भी बताना। अच्छा जी, एक ब्रेक लेना है हमने राइज एंड शाइन में और वापस आते हैं बहुत जल्दी। गुड मॉर्निंग। कितने का ही है ये वाला? वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर में हम बात करेंगे, जो हमने पहले प्लग किया था कि जो एस्ट्रोलॉजी का एक सेगमेंट करेंगे जिसमें बात हम अपने सितारों वितारों की नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल सितारों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ट्रम्प वैसे जिन्होंने ट्रम्प भी तहलका एक मचाया स्टार हुआ है। जी जी, ट्रम्प भी एक स्टार ही हैं इस वक्त आजकल बने हुए अपने लोग, उनका जो है काफी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ये कि दुनिया कहाँ जा रही है भाई इसमें 2025 में, और क्या एक्सपेक्टेड है वैसे जरा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या इकोनॉमी चीज़- कहाँ जा रही है, हाँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही आगे- है, क्रिकेट कहाँ जा रही है, बहुत सारी चीजें हमने बात करनी है। नादिया खान कौन कौन सी अच्छी मूवीज कर रही हैं, ये भी पूछ लेंगे। इसमें ऐसी क्या मतलब बात ये है? कि ट्रम्प पे किसने जादू किया या ये खुद उनके फैसले हैं, उनको सही लग रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें बहुत करेंगे, सारी लेकिन मजे की बातें हाँ, होंगी जी। होना तो है बहुत कुछ, लेकिन अभी एक देखें बहुत ही अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने कहते हैं ना कि डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, अल्लाह ने कुछ सिफत उनके अंदर ज़्यादा रखी होती है और उसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, सब चीज़ करते हैं। लेकिन एक इदारा ऐसा है जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता लोगों को, और उनको शौक भी है कि वो अपने लिए कुछ करें, ख़ास तौर पे अगर वो शेफ़ बनना चाहते हैं, खाने पकाना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशन इसको लेना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाएं, किधर कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ऐसे या नहीं है। तो ख़ास फूड्स के नाम से एक एसोसिएशन है जो कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको वो उनके जो तरजीहात है शेफ बनने के लिए, उनको ट्रेनिंग्स भी देते हैं और इसमें- फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको जो है ना एक इसमें प्लेटफॉर्म अली और जो फराहम फिजा करते हैं। है, ये एक बहुत जबरदस्त टीम है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, और ये भाई मेरे शो पे एक बार आ चुके हैं जी। एक और चैनल पे, मैं मिली हूं उनसे एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और माशाल्लाह ये देखें कि किस तरह इन्होंने भी इनिशिएटिव दिया है कि और लोगों को किस तरह ये हेल्प करेंगे। थोड़ा सा इनसे कुछ जी पूछें बिल्कुल। हमसे। अस्सलाम अली वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली कैसे हैं? फिजा कैसी हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। अली जो है फाउंडर है खास फूड्स के, और फिजा पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड शेफ है। माशाल्लाह वेरी डायनामिक क्या बोथ बात ऑफ देम। तो फिजा, ये तुम्हें कुकिंग का शौक कब हुआ? उस वक्त तो नहीं था? नहीं, कुकिंग का शौक तो मुझे हमेशा से है। तुमने बताया नहीं मुझे। नहीं। शौक था उस वक्त, तो फिर वहां से कहा कि सोचा कि बिजनेस बनाए इसको। जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद कोई और ट्रेनिंग ली या किस तरह पूरा जरा सफर बताओगे? आप भी बताइए। मैं बेसिकली आई बर्थ ब्लाइंड नहीं थी। 18 से 20 साल की उम्र में मैं ब्लाइंड हुई थी, तो उससे पहले मुझे 12, 13, 16 साल की उम्र में मुझे कुकिंग का शौक था। तो मेरा एक्सपोजर था कुकिंग के बारे में, फ्लेम, चूल्हा, ये नाइफ, इसको मैनेज करना, ये सारी चीज़ें। तो फिर जब ब्लाइंड हुई तो मतलब जैसे आपका हर इंसान का कोई ना कोई हॉबी, कोई ना कोई पैशन होता है ना, तो मेरा पैशन था कुकिंग। तो जब मैं ब्लाइंड हो गई तो फिर कुकिंग तो क्या, सारी ज़िंदगी के सारे ख्वाब एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो गए, कुछ समझ नहीं आया अब क्या करना है ज़िंदगी में। तो जब मैं वापस ज़िंदगी की तरफ आई और वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ आई, तो फिर मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया और कुकिंग को सीखा। और अब हम लोग जो हैं बाकी लोगों को भी सिखा रहे हैं। हम अपना फूड वेंचर रन करें 5 साल 4 साल हो रहे हैं। हालांकि कितना मुश्किल कितनी लगता है मुश्किल- सिर्फ अच्छा, सोच के कि भाई किस तरह ये चीजों की क्वांटिटी, ये कहाँ पड़ा है, किधर रखा है, हर दफा उसको यही तो बहुत सी समझाना। ऐसी फील्ड्स हैं कि लोग कर लेते हैं काम लेकिन ये तो एक बड़ी स्पेशलाइज सी फील्ड है वाकई, जैसे नादिया के मसाले कहाँ रखे हुए हैं और फिर आग से ज़ाहिर फ्लेम और ये वो सारी चीजें, ये तो जो कैसे लोग- ट्रेनिंग जो लोग देखते हैं उनको नजर नहीं आ रही उनको होती नजर नहीं चीजें, आ रही होती, उनको नमक संभाली तेज हो नहीं जाता जा है, रही, कभी कभी बिल्कुल। नमक कम हो जाता तो है। आप माशाल्लाह कैसे कर लेते हैं? हाँ, ये दारा कैसे आपने चला रहे हैं? बिल्कुल, तो बेसिकली जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आम लोग हैं उनको भी कुकिंग एक बहुत मुश्किल काम लगता है। इसी चीज़ को हम आगे लेके चले और हमने कहा कि और ख़ास तौर पे जो बच्चियां और बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनको तो बिल्कुल माँ बाप जो है वो चूल्हे के आसपास मतलब जाने हाथ नहीं से भी देते। खिला रहे नहीं होते हैं देते, उनको, बिल्कुल, उनको बस कि चले तो हादसा ना हाथों हो से जाए, खिलाना नजर शुरू कर। नहीं आ रहा, कोई लेकिन नुकसान हो जाए। कॉन्सिक्वेंटली ये क्या होता है कि उसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते अपनी लाइफ में, राइट। कुकिंग इज बेसिक चीज़ है ना कि आपने खाना तो खाना ही है दिन में 2 वक्त 3 वक्त। बेशक। और इसी वजह से फिर बहुत सी लड़कियां की ब्लाइंड लड़कियों की इस वजह से शादी नहीं हो रही। हमारी सोसाइटी का अलमिया ही है एक तरह से, वो कहते हैं नहीं अच्छा कुकिंग तो आती नहीं, किचन तो ये संभाल नहीं सकती, तो शादी क्या करेंगे, राइट। तो ये एक ऐसी बुनियादी नहीं तो चीज़ अली है। कैसे ट्रेनिंग कैसे देते हैं? कोई खास मेथड्स हैं आपके? कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग है कि भाई इतने
मतलब कुछ बिल्कुल, कोई खास बिल्कुल। तरीका मतलब जो होगा। ऑलरेडी ट्रेंड है वो हमारे आपके जो साथ remain- काम कर रहे हैं या आप उनको ट्रेन करते नहीं, हैं? हम जो बिल्कुल जीरो हमारे से ट्रेन रिमेनिंग करते हैं। सेंसेस है ना, हम उन रिमेनिंग सेंसेस को इन्हेंस करते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं वो मेजरमेंट के साथ होती है, क्वांटिटी। और आप लोग कह रहे हैं कैसे पता चलता है, तो बेसिक हमारी जो स्ट्रेटजी है ना वो है ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखना है, हर चीज़ की एक जगह है और हर चीज़ अपनी ही जगह पे होगी, किसी इधर उधर नहीं होगी। जैसे वैसे हम घर में काम करते तो ये चीज़ उठाई उधर रख दी, तो हमारा ये रूल नहीं होता। हमने जहाँ से जो चीज़ उठाई है वो वापस वहीं पे रखनी है, वहीं से उठानी है। और फिर हमारे जो बेसिकली नॉर्मली जो लोग होते हैं वो 80% अपनी आंखों को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन्हें लग रहा होता है कि बाकी सेंसेस का इतना इस्तेमाल है ही नहीं, क्योंकि अब हमारे पास 80% काम करने के लिए भी रिमेनिंग सेंसेस हैं, तो हम वो सारे तो कुदरत ने आपके वो सेंसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए ना। बिल्कुल तो आप वो यूटिलाइज सूंघ हो के, रहे हैं टच प्रॉपर वे करके, में। टेस्ट करके जो है वो कुकिंग का काम कर रहे होते हैं। जैसे वजन का ऑर्गेनाइज, तो जब मसाले के डब्बे हैं तो वो आप देख के कर लेते हैं, तो हम ब्रेल में लिख देते हैं, टैग कर दिया कि अच्छा ये यहाँ रखा हुआ है, ये लाल मिर्च है, ये यहाँ रखा लेकिन है। आप ये खास फूड्स में कर क्या रहे हैं? मतलब ओके, सो ये, हाँ, बेसिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे है ये? ओके, सो हम इसमें 3 एरियाज में काम कर रहे हैं। कुकिंग इज़ वन ऑफ द की एरिया। हम एक तो माशरे को अवेयर करते हैं, और ख़ास तौर पे हम अवेयर करते हैं कॉर्पोरेट्स में जाके। कॉर्पोरेट्स में जाके हम उनकी लीडरशिप को ब्लाइंड फोल्ड पहना देते हैं 1 घंटे के लिए, और उनको कहते हैं कि अब आपने जो है वो अपनी अगली 1 घंटा जो है ब्लाइंडनेस के साथ गुजारना है। तो उनको वो वॉक भी ब्लाइंडनेस के साथ करनी है, उनको खाना भी ब्लाइंडनेस के साथ है, उनको हर चीज़ जो है वो ब्लाइंडनेस के साथ करनी है। उसका एक बुनियादी मकसद है, बिकॉज हम चाहते हैं कि माशरे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बनें, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तब बढ़ेंगी जब आपकी कंपनीज के लीडरशिप को पता होगा कि अच्छा ये विजुअली इम्पेयर्ड है, ये कोई भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है, और ये परफेक्शन से काम हो सकता है। और ये फिर भी काम कर सकते हैं। और ये फिर भी काम कर सकते हैं, बिकॉज जब हम 1 घंटे बाद उनको डीब्रीफ करते हैं कि अच्छा आपको हमने 1 घंटे के लिए ब्लाइंड किया, अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गए। लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो अपनी लाइफ इसी तरह सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, और वो अपने काम उस आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे जी, होते हैं। मतलब मुझे लगता है कि जो You need to आम make हम them लोग हैं, realize, हम तो हाँ। पूरी तरह देख भी नहीं रहे होते हैं। ज्यादातर काम में मसला ये है कि ये नजर नहीं आया, ये देखा नहीं, ओहो मैंने मिस कर दिया। लेकिन माशाल्लाह आप लोग जिस तरह अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमसे ज्यादा अच्छा फंक्शन कर रहे हैं। यानी लोगों को ये रियलाइज कराना है कि इक्वली प्रोडक्टिव हो सकते हैं वो लोग जिनको जो ब्लाइंड हैं। तो कितने ऐसे केसेस हैं प्रोफेशनल लाइफ में जो गए और बाकायदा अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं? जी, मतलब आप सिखा के उसके बाद वो शेफ्स को उनके क्या कोई आगे अपॉर्चुनिटी जॉब मिली? क्या मैं मिलती है बताता हूँ, उनको? बिल्कुल। हमने अब तक 50 लोगों को ट्रेन कर चुका है, और 50 लोगों को हम खास फूड्स के इकोसिस्टम में ऐड कर देते हैं। यानी हम एक हब का काम करते हैं खास फूड्स, और वो उनको क्लाइंट्स ला के देता है कि ओके हमसे अगर किसी ने कहा कि उनको ये फूड चाहिए, तो हम वो अपने जो ब्लाइंड बच्चे हैं या स्टूडेंट्स एलमनाइज हैं उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं कि अगर कोई फ्रोज़न फूड में एक्सपर्ट है और फ्रोज़न फूड का ऑर्डर आया, तो हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे फ्रोज़न फूड में एक्सपर्ट हैं, हम वो क्लाइंट उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। कोई रेडीमेड फ्रोजन फूड का ऑर्डर आता है या ये कि कहीं कोई कंपनी है जिनको चाहिए ये? नहीं, रमजान में तो बहुत मतलब सारे कहाँ उनको orders- जॉब्स मिलती हैं उसके बाद? अच्छा, जॉब्स तो नहीं, बट वो अपना बिजनेस खुद इंडिपेंडेंटली यानी होम शेफ्स बन जाते हैं। ये मैं जानना शेफ चाहती बन हूँ। जाते हैं। तो खास की यानी प्रोडक्ट क्या है? खास फूड्स की प्रोडक्ट क्या है अगर हम बात सो करें? खास फूड्स की प्रोडक्ट बेसिकली यही है कि हम विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को अगर हम बात करें, एम्पावर करते हैं टू बिकम इंडिपेंडेंट, और अपना खुद मुख्तारी के साथ अपना बिजनेस चला सकें, अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट कर सकें। यानी आप लोग आउटसोर्स करते हैं, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं कि किसी कंपनी को शेफ चाहिए तो खास फूड से राब्ता वो करेंगे और प्रोफेशनल शेफ उनको मिल और जाएगा। दूसरा कितनी सही, अच्छी सही, बात सही। दूसरी है कि आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं, को आपको किसी की जरूरत ना हो कि कोई आपके लिए खाना बनाए, आप खुद सीख जाएं कि कैसे मैनेज करना है। तो फिजा बताएं क्या अच्छा बनाती है, सबसे अच्छा क्या, कौन सी डिश? बीफ बिरयानी अच्छी बनाती हूँ, चाइनीज अच्छा बनाती हूँ, और कढ़ाई बहुत अच्छी होती है इनकी, मुझे बहुत पसंद है। कोयला कढ़ाई खास तौर अच्छा, पे। कोयला कढ़ाई हाँ, क्या बात है। रेसिपी क्या है उसकी? और बिरयानी भी देखे ना कितनी मुश्किल चीज़ है, वैसे रेसिपी उसकी आसान नहीं है। अच्छा, लेकिन अली कुछ आपको माशरे में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं लेकिन कुछ मुश्किल लोग भी हैं, तो डिफ़िकल्टी क्या पेश आती है? अच्छा देखिए, जो बुनियादी है ना, वो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वो समझते हैं कि अगर कोई शख्स देख नहीं सकता तो वो सुन भी नहीं सकता, वो बोल भी नहीं सकता, और वो कम्प्लीटली जो है वो माशरे पे बोझ है। और कैसे करेगा? और कैसे करेगा? अच्छा, इसमें 2 तरह के पॉइंट ऑफ, एक लोग शायद सिंपैथी में जाके वो कह रहे हैं यार हाँ, अच्छा extremes है, हैं, चलो यार सही, कोई सही, बात नहीं, बेचारे को ये कर लें। वो जो इसको- बेचारे का लफ्ज है हाँ, वो बिल्कुल गलत है। बेचारगी वाला एलिमेंट है, ठीक है, वो उसकी बुनियाद से लोग जो है ना विजुअली इम्पेयर्ड, जो ब्लाइंड लोग हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि माशरा अपने तौर पर डिसाइड कर लेता है अच्छा ये तो कुछ कर नहीं सकता, तो इसको हम अपॉर्चुनिटी क्यों दें।
तो ये एक सोच है, कि यही जिस आपका सोच एक को चैलेंज बदलना है। है कि लोगों को कन्विंस करना कि नहीं वो कर सकते हैं। हालांकि जो वैसे लोग काम कर रहे हैं उन्होंने इतने ब्लंडर मारे हुए हैं कि क्या क्या नारते उनके खाने रहते में हैं। नहीं आया। मैं तो खुद वो केक खा चुकी हूँ जिसके अंदर छिपकली थी, जिस बॉक्स के अंदर, बिल्कुल। होम और ऐसी शेफ ऐसी ने जगहों पे बनाया आप था, खा जो चुके देख हैं। सकती हैं। जी जी जी। मतलब आप देखिए वो शो पे ले आई बॉक्स, और बॉक्स ऐसे हो रहा, और मैं उससे पहले टेस्ट कर चुकी थी, और ये होम शेफ ने बनाया था। तो ये कि इंसान अपने इस्तेमाल ही ना करे सेंसेस को तो क्या करे, उनका क्या भरोसा है जो देख सकते हैं वो कितनी सफाई से बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल वी शुड गिव देम अ चांस, और आप बस अपना वीडियोस वगैरह डालें सोशल मीडिया पे, काम हम अपना आपको करते रहिए, देखें कि वो जबरदस्त। बना कैसे रहे हैं। बिल्कुल आपके साथ हम शेयर करेंगे। हम व्लॉगिंग भी अब फिजा ने डिसाइड किया है कि वो इस व्लॉगिंग के जरिए भी बताया कि लाइव कुकिंग कैसे हो रही होती क्योंकि है। लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, कुछ लोगों को बिलीव नहीं हो कैसे रहा होता, बनाते तो हम सब कुछ सामने आपके करके बता रहे होंगे कि बिल्कुल हम ऐसे ही है। कैसे सेंसेस को यूज कर रहे हैं। यूज करना है, बहुत बिल्कुल। जरूरी। अली बहुत Sound, शुक्रिया, smell. फिजा आप आई, बहुत शुक्रिया। Thank you और so देखें much. इससे एक लेसन भी हमें लर्न करना है। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर हमें परेशानी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप ज़रा देखें कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग या फिर डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं वो कैसे तमाम हर्डल्स को क्रॉस करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। यहाँ ब्रेक लेते हैं, इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी तो आप क्यों छोड़ें, और देखते रहें शो हमारा राइज एंड शाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं कितनी देर से बता रही थी कि जी एस्ट्रोलॉजर हमें ज्वाइन करेंगी, सुमेरा फारूक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। यार वक्त का मुकाबला सख्त है, इसलिए हम जल्दी जल्दी सवाल करेंगे क्योंकि हमें आपकी बातें सुननी है, और हम इतने एक्साइटेड हैं शुरू से हम आपसे बात करेंगे कि ये साल जो है 2025 दुनिया के लिए कैसा रहेगा। साल दुनिया के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो टैरिफ्स लगे हैं जिसमें हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि जो उस टाइम पे ट्रंप ने जिस टाइम अनाउंस किया है वहाँ उस टाइम मरकरी रेट्रोग्रेड में था, और मैं ये कह रही थी कि कुछ रिवर्स होता जाएगा डिसीजन, और आप देख सकते हैं कि वो रिवर्स हुआ। एंड आई थिंक दैट वाज जस्ट टू क्रिएट कंफ्यूजन एंड केओस, क्योंकि समटाइम्स जो है बहुत सारी चीज़ें लोग फेंकते हैं एक स्टेटमेंट और देखते हैं कि सेंटिमेंट क्या है। टेस्टिंग द वाटर्स। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप देखें कि जो क्रिप्टो की मार्केट है वो एकदम से फ्लक्चुएट ऊपर नीचे, बिजनेस पूरा ऊपर नीचे। सो दिस इज जस्ट बिगिनिंग। स्पैनर की, हाँ। यस, तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर होने जा रही है कोई? नो 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 नो, बिल्कुल अभी कोई इम्कान नो नहीं है। वन कैन अफोर्ड। ग्लोबल रिसेशन, बिल्कुल ग्लोबल रिसेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन देयर इज अ वे टू गेट आउट ऑफ इट आल्सो। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान इज स्टिल सेफ। मिडिल ईस्ट का क्या सूरत हाल रहेगी? दुबई की बताएं जी, मार्केट रियल एस्टेट जिसमें धड़ाधड़ लोग ले रहे होते हैं। बिल्कुल, दुबई की रियल एस्टेट ऑफ कोर्स इट्स गोना इंक्रीज, एंड आई थिंक के और ऊपर जाएगी, बिल्कुल जाएगी, और जून के बाद, मई के एंड और जून के बाद जो है अब आप उसमें और ज्यादा बूम देखेंगे। 1 मिलियन में अपार्टमेंट नहीं आ रहा, और कितना ऊपर जाएगी। ईरान इसराइल का क्या सूरत हाल होगी? ये सिर्फ वर्बल वॉर्स है, वर्बल वॉर्स होंगी। इधर से कुछ नहीं बता रहे? नहीं, सिर्फ वर्बल वॉर्स हैं, और उसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट आएगी, फिर दूसरी आएगी, एंड देन रिट्रैक्ट होंगी। अच्छा, शोबिस का बताएं कि जी हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी फिल्म वहाँ रिलीज हो जाएगी इंडिया में? नहीं, ये मुश्किल है, लेकिन आई थिंक अभी जो अपकमिंग डेज के अंदर थोड़ा सा जो है ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे हमारे विद इन द कंट्री ऑल्सो, और दूसरे मुल्कों के साथ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो अच्छी खबर बताओ ना जरा। अच्छी खबर ये है कि अभी तक जो है एक्शन पैक्ट नई चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही थी, अटकी हुई थी। सो नाउ दे आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, और उसमें एग्रेशन ऑफ कोर्स और एग्रेशन आएगा। जैसे कि आप देखें कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस जो है वो स्टक हुए थे, आगे इंफॉर्मेशन नहीं जा रही थी, या उनके बिजनेस रन नहीं हो रहे थे। तो नाउ दिस इज द टाइम टू टेक एन एक्शन। बिल्कुल, इकोनॉमी की बात हो रही है कि टेक एन एक्शन। आपने जो है यही टाइम है कि आपने एक्शन लेना। आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी? यस, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें मसला ये है कि ये स्मूथ प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग नाराज होंगे और बहुत सारे लोग खुश होंगे, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी बाहर हुकूमत यही रहेगी इस साल? इस साल तो लगता है इधर ही थोड़ा छुपा रही है, थोड़ा बता रही है, थोड़ा छुपा रही है। वजीर आजम यही रहेंगे इस साल? बिल्कुल, अभी तक की प्रेडिक्शन के मुताबिक, यानी 2025 ना, अभी तक की प्रेडिक्शन 2025 का। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है कि स्टेबल रहे सारे मामले। अच्छा, और पीएसएल कौन सी टीम जीतेगी? पीएसएल के लिए साल बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका जो है सैटर्न स्क्वायर हो रहा है, तो मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, जैसे हम पीएसएल को एक्सपेक्ट करते हैं ग्रैंड इवेंट, आपने सेरेमनी भी देखी होगी, लेकिन आपको पीएसएल में एंटरटेनमेंट से ज्यादा
गॉसिप्स मिलेंगी और इस इंफॉर्मेशन बाहर आएगी इस तरह की न्यूज़ गॉसिप्स आ रही हैं, कंट्रोवर्सीज आ रही हैं कि इन्होंने ये कर दिया उन्होंने ये कर दिया, जो कि ऑलरेडी हो भी अच्छा, कौन ज्यादा फंसेंगे आपको लग रहा है ये ऐसी गॉसिप? कंट्रोवर्सी क्या मतलब मैच फिक्सिंग वगैरह की बात? मैच फिक्सिंग के अलावा भी मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हो? बिल्कुल स्पॉट फिक्सिंग, बिल्कुल स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग एंड मे बी कोई स्टेजिंग हो, ड्रामेटाइजिंग हो कुछ चीजों की। अरे नहीं करें आप। क्रिकेटर्स के स्टार्स हैं, किनके लिए खतरा है वैसे? क्रिकेटर्स के लिए ऐसा नहीं खतरा है, लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं टीम्स की तो कराची टीम इज स्टिल बेटर देन ऑल द अदर टीम्स। यानी उस लाइक्लीहुड है कि कराची विन कर लेगी। बाबर आजम क्या कैसे खेलेंगे? आई डोंट वांट टू कमेंट क्योंकि लोग आके मुझे बहुत गुस्सा करने बता शुरू दें, हो वैसे खराब खेल रहे हैं। जो आपको अभी तक नजर आ रहा है वो बताएं। डोमेस्टिकली ही कैन प्ले वेल, लेकिन इंटरनेशनली आई डोंट। मुझे मैं वहां फंस चुका हूं कि स्टेज ड्रामा किस्म की सूरत-हाल कोई होगी, यानी मैच इतना फिक्स होगा कि पूरा मैचेस फिक्स हो रहे हैं क्या? हो सकता है मैच फिक्स हो, और इसके अलावा कंट्रोवर्सीज विद इन द प्लेयर्स भी आ सकती है, यानी विद इन टीम, सेम टीम के अंदर हड्डे लड़ाइयां गॉसिप्स जिसको शाहीन शाह अफरीदी उसका हिस्सा होंगे। यस 100%। 100%। ओहो यस 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 यस। तो जितने बड़े प्लेयर्स हैं उतनी ही बड़ी कंट्रोवर्सी। शोएब अख्तर का वायरल बयान भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम लोगों के भी आएंगे और ऑलरेडी मैं बड़ी एंजॉय करती हूं उनकी बात। यस ही इज इंटरेस्टिंग गाय दैट वे। बिल्कुल। सो दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आई वुड से, लेकिन जैसे रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीएसएल से, वो इस साल नहीं मिलेगा किसी को भी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपको इंटरनेशनल ब्रांडिंग से पैसे मिल सकते हैं, लेकिन विद इन द पाकिस्तान इतने कोई पैसे नहीं आने वाले। सही है। तो कैप्रिकॉर्न क्या मैं इतना डर गई, मैंने अपने शो के बारे में पूछना था, मैंने माइंड अच्छा नहीं, हाँ मैं नहीं पूछती तो हमने बताया नहीं पहले अपना जायचा वायचा तारीख पैदाइश नहीं बताई अपने शो की हमने, तो फिर क्या है पेपर हम भाई तारीख पैदाइश हमारी क्या थी पिछले महीने इस शो की, यानी आपके साथ शो की खबर अच्छा अल्लाह का शुक्र, ठीक है ना, मैंने डिस्कस नहीं करना, मैं ऐसे नजर लग जाती है, बात नहीं करेंगे। बट ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट बाद में, अभी क्योंकि मार्केट जब नीचे जाती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है, और इसके बाद 5 साल के बाद इसके असर लोगों को नजर भी आएंगे कि यहाँ पे जो मेहनत कर ली अगर किसी ने, क्योंकि क्राइसिस के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज। 2025 में ऑपोजिशन का क्या होगा? 2025 में ऑपोजिशन में ही रहेगी पीटीआई। बिल्कुल, दैट्स वन थिंग कि पीटीआई बाहर आएंगे। उनके साथ बहुत सारे इश्यूज, पर्सनली अगर मैं उनका चार्ट देखूं तो बहुत सारे डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन मैं प्लीज ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो बाहर आ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक इट्स गुड फॉर हिम टू स्टे थोड़ा सा। नहीं, लेकिन आएंगे नहीं बाहर, वो तो गुड फॉर हिम, तो वो अलग बात। नहीं आएंगे 2025 में, बाहर नहीं आ रहे। 2025 के सेकंड हाफ के अंदर चांसेस बनते हैं, लेकिन अभी उनके कोई चांसेस नहीं। अभी कोई चांसेस। मेरा जी ने बताया कि जो उनके कोई बड़ी तहरीकें पाकिस्तान में, ऑपोजिशन की रैलीज, ये वो जलसे ये सब चलते रहेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, ये जो अब नेक्स्ट टाइम शुरू हो रहा है इसके अंदर, इसी मंथ के अंदर 18 अप्रैल से लेके जून कोई तक। सानेहा बड़ा सानिया की बात नहीं है, लेकिन ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। नहीं, वैसे मैं सानिया पूछ रहा हूं, कोई नहीं है, कोई जलजला को कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे कुछ रिपोर्ट्स हमने वीडियोस देखी थी कि ये साल कोई बहुत बड़े सुनामीज का साल है, और जिसने पहले प्रेडिक्शन की थी, सिम्पसन में असल में हर बात आती है, मैं खांसती भी हूं तो सिम्पसन में आ जाती है बात, वो भी एक अजीब सी वैसे थ्योरी है। तो ये वैसे सिम्पसन वाला फजूल है ना बात? नहीं, इट्स क्वाइट प्लान्ड। आई थिंक उधर उसको भी किसी जो है ना टाइम ट्रैवलर ने शायद बनाया हुआ है, और होते हैं टाइम ट्रैवलर। नहीं कि वो वाकई उन एपिसोड्स में था इतने साल पहले। बिल्कुल आई डाउट इट, मुझे लगता है कि अभी बनाते हैं वो, कि कहाँ इतने पुराने एपिसोड्स, किसी को याद है आर्काइव से निकल भी गए कि इसमें ये हुआ था। लेकिन ये जो सुनामी वाला 2025, वो जो पता नहीं खातून ने प्रेडिक्शन की थी, जबानी थी, कौन थी पता नहीं, जिन लड़कियों की नादिया नाम है पहला, उनका क्या? अरे नहीं, पहले बताना मेरी तो बात ही नहीं करनी, मैंने मना किया है। अच्छा, वो बताएं कि वो सुनामी वाला सुनामी, यस, दिस ईयर इज फुल ऑफ पानी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आ सकते हैं, और पानी से रिलेटेड लिमिटेशंस भी आ सकती हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकती हैं। पाकिस्तान में ड्राउट की सूरत-हाल वी कैन से दैट, लेकिन पाकिस्तान इट्स स्टिल बेटर, क्योंकि हमने सारे जो वो क्लेमिटीज हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस कर लिए हैं ऑलरेडी। जो फ्लड था वो हमने एक्सपीरियंस कर लिया, बट दिस ईयर इज गोइंग टू बी लिटिल बिट मोर स्टेबल देन। वीडियोस देख रहे थे जून जुलाई में, जो सिंगापुर मलेशिया इधर का रीजन है, इसमें सुनामी के वो पता नहीं वीडियोस में देख रहे थे कि बहुत सारे आपने बहुत चीजें थी अभी बात करने वाली, मैं जहन में आता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन क्या करें, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग वैसे, एक दफा आप बैठो ना किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ तो फिर उठने को दिल नहीं करता। मतलब मैं मानती नहीं, लेकिन मैं सवाल तो करती क्योंकि मैं मॉडर्न कुड़ियां। गुड मॉर्निंग। राइज एंड शाइन का वक्त खत्म हो गया, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिए।